इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है, मगर उनकी ऊर्जा का सोर्स डूची नाम की पावर है। इसीलिए इस महाद्वीप को डूची कॉन्टिनेंट कहते हैं। यहाँ के लोग लगातार दो चीजों का अभ्यास करते हैं जो उनकी ट्रेनिंग को डूची की हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हर किसी का जीवन इस बात पर डिपेंड करता है कि वे आगे जाकर क्या करेंगे। डूची के लिए 10 चरण है, जिनके नाम डू विशेषज्ञ, डू मास्टर, डू ग्रैंड मास्टर, डू स्पिरिट, डू सम्राट, डू पूर्वज, डू ओनर, डू होली और डू गॉड है। और इन प्रत्येक चरण में कई लेवल होते हैं। फिर हमें क्रो सिटी के जियो राजवंश को दिखाया जाता है, जो 3 बड़े शाही परिवारों में से एक था, जहां आज एरिना में सभी स्टूडेंट की डू लेवल को चेक किया जा रहा था। और अब जियो यान को आगे बुलाया जाता है, जो जियो राजवंश का तीसरा युवा मास्टर था। जियो यान आगे जाता है तो सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। जियो परिवार के एक मुखिया का बेटा जियोनिंग उसे कहता है कि अपने आप को मूर्ख मत बनाओ, तुम्हारे लेवल बहुत कम है। जियोयान उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और ऊपर स्टेज पर आ जाता है, जहाँ डू स्तंभ पर अपनी लेवल को चेक करने के लिए हाथ रखता है, मगर उसका डू स्तर केवल 30 लेवल पर होता है, जो बहुत कम था। इसीलिए सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि बचपन में उसे जीनियस कहा जाता है। उसकी पावर बचपन में ही 30 लेवल पर पहुंच गई थी और 11 साल की उम्र में उसने 10वें डूची स्तर को पार कर लिया था, मगर 3 साल पहले से उसकी पावर कम होने लग गई थी। इसीलिए स्टूडेंट बातें करते हैं कि वास्तव में अपने परिवार के लिए निकम्मा लड़का है। जियोनिंग कहता है कि अगर तुम कबीले के मुखिया के बेटे नहीं होते तो तुम्हें बहुत समय पहले ही अपने परिवार से निकाल दिया जाता। फिर अब टेस्ट के लिए जियोमेई नाम की लड़की को बुलाया जाता है। जियोयान उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे नफरत करती हो, मगर वो कोई जवाब नहीं देती। जियो शर्म की वजह से मुंह नीचे करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ जियो जूनियर आ जाता है, जो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। जूनियर को टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, इसीलिए वो जियोयान को कहती है कि तुम मेरा इंतजार करना। ये कहकर वो अपना लेवल चेक करने चली जाती है। वो जब अपनी लेवल चेक करती है तो उसका लेवल 9 होता है, जो बहुत ज्यादा था। इससे सभी हैरान रह जाते हैं और सब उसे देखने जाते हैं, मगर जियोयान वही खड़ा रहता है और मन ही मन में कहता है कि जूनियर, मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ, मगर मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। तभी बारिश होने लगती है और हमें जियो फैमिली के मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ जिया ली बी नाम का आदमी जियो परिवार के प्रमुख जान जियो को धमका रहा होता है, क्योंकि उनके बाजार को हड़पना चाहता था। जान जियो जिया लीबी को कहते हैं कि तुम हम पर दबाव नहीं डाल सकते, तो जिया लीबी हंसने लगता है और कहता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, इसीलिए मैं और एओ बाबा मिलकर तुम्हारे बाजार और वुटेन सिटी के 2 परिवारों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और बाजार हमेशा अपने हाईएस्ट बोली लगाने वाले का होता है और हमारा ऑफर तुम्हारे ऑफर से 3 गुना ज्यादा है, इसीलिए तुम हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। और अगले साल जियो परिवार को क्रो सिटी छोड़नी होगी। इससे जान जियो के पहले और दूसरे एल्डर काफी गुस्सा होते हैं, जो 2 परिवारों के मुखिया थे, और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर जान जियो उन्हें रोक लेता है और जिया लीबी को एक कार्ड दिखाकर बताता है कि मेरे बेटे जियोयान की शादी का प्रपोजल है। तो ऐसे जिया लीबी हैरान रह जाता है। जियोली का साथी एओबा कहता है कि जियोयान तो वही है जिसने 11 साल की उम्र में 10वें डूची स्तर को पार कर लिया। जिया लीबी जब वो वेडिंग कार्ड पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जियोयान की शादी नालन येन रेन के साथ होने वाली है, तो ऐसे वो शॉक्ड रह जाता है। एओबा कहता है कि शादी का प्रस्ताव कब जारी हुआ, हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। जान बताते हैं कि ये बस एक छोटी सी बात थी, इसीलिए इसे पब्लिक करना जरूरी नहीं था। एओबा जिया लीबी को बताता है कि यूनलेन सेक्ट पावरफुल लोगों से भरा हुआ है, भले वो शहर से बाहर हो, पर वो अपनी रिश्तेदारी की वजह से जियो परिवार की मदद जरूर करेंगे। और नालन जो लड़की है वो यानरेन डिपार्टमेंट के हेड यूनलेन की फेवरेट स्टूडेंट है, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो जान कहते हैं कि अब तुम हमारे सभी बाजारों पर कब्जा नहीं कर पाओगे, और वो हंसने लगते हैं। जियाली भी उसे वापस वो कार्ड देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, मगर तभी वहाँ मिस नालन अपने साथियों के साथ आ जाती है और ने कहती है कि मैं यहाँ आपको बधाई देने आई हूँ, और उन्हें झुककर प्रणाम करती है। तो नालन से कहते हैं कि तुम्हें इतना विनर होने की कोई जरूरत नहीं है, हम जल्द ही एक परिवार बन जाएंगे। नालन उन्हें अपने साथ लाया हुआ कलेक्टिंग पिल दिखाती है और कहती है कि ये मैं आपके लिए लाई हूँ, मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। इससे सब हैरान रह जाते हैं। नालन उन्हें बताती है कि इस पिल की मदद से आसानी से डू फाइटर अपनी लेवल अप कर सकते हैं, क्योंकि ये पिल क्यू एनर्जी को कंप्रेस करके अपनी बॉडी में दाखिल करने की क्षमता देती है, मगर इसमें फेल होने की काफी संभावनाएं है, और अगर कोई इसमें फेल होता है
तो उसकी लेवल 8 से 9 स्तर नीचे गिर जाती है। इसीलिए ये पिल केवल 9 स्तर के लोगों के लिए ही काम करती है और उनकी लेवल को अप करती है। जान उसे कहते हैं कि तुम्हें मुझे ऐसा उपहार देने की जरूरत नहीं थी। नालन उन्हें बताती है कि मैं सच्चाई छिपाना नहीं चाहती। मैं जान गई हूँ कि पिछले 3 साल से जियोयान का लेवल काफी नीचे चला गया है, इसीलिए मैं किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जो किसी जमाने में जीनियस रहा हो। मैं शादी का ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हूँ। जान हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस कॉन्टिनेंट में किसी जुड़ाव को बाधित करना इतना आसान नहीं होता। नालन कहती है कि बेशक मैं ये जानती हूँ, इसीलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए ये कलेक्टिंग पिल आपको दे रही हूँ। जान जियो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट के हेड यूलेन इससे सहमत नहीं होंगे। नालन कहती है कि मैंने सेक्शन लीडर यूलेन से अनुमति प्राप्त कर ली है, क्यों नहीं चाहते कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करूं जिसकी लेवल मुझसे काफी कम हो। और अभी आपका बेटा एक हारे हुए लड़के के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए अब आपके पास इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। तभी नालन के साथियों में से एक आगे आता है और वो 7 स्टार डो ग्रैंड मास्टर जी में बदल जाता है, जो यूलेन सेट का ग्रैंड मास्टर था। यह देखकर जान नालन से कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो कि क्या मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं। नालन कहती है कि भले ही आप अपनी तलवार निकाल कर हमसे मुकाबला करें, मगर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं सगाई तोड़ना चाहती हूँ। तभी जियोयान जूनियर के साथ वहाँ जाता है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि नालन वहाँ आ गई है और जूनियर ने जियोयान को इस बारे में बताया था। जियोयान नालन से कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना चाहता हूँ और कहता है कि अगर ये शादी कैंसिल हुई तो एक कॉन्टिनेंट में हमारी बहुत बदनामी होगी और पीढ़ियों तक हमारा परिवार शर्मिंदा रहेगा। जियोयान नालन के पास जाता है तो उसे कहती है कि क्या तुम ही जियोयान हो। तो कहता है कि क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता। नालन कहती है कि चाहे तुम कितने भी हैंडसम क्यों ना हो, पर तुम बेकार हो। मुझे तुम्हें देखकर बहुत दुख होता है, इसलिए मैं तुम्हें इस शादी को तोड़ने पर 3 कलेक्शन पीस दे सकती हूँ। साथ ही तुम यूलेन सेक्शन में भी ट्रेनिंग ले सकते हो। सभी से चौंक जाते हैं। जान जियो के साथी एल्डो ने कहते हैं कि अगर हम 3 क्यू पीस लेते हैं तो हमारा जियो परिवार और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और वो बाजार भी हमारे हाथ से नहीं जाएंगे जिन्हें हमने खो दिया है। दूसरा एल्डर भी उन्हें कहता है कि अगर जियोयान यूलेन सेक्शन में ट्रेनिंग करेगा तो अपनी खोई हुई पावर को भी रिकवर कर सकता है। जियाली भी कहता है कि श्रीमती नालन बहुत उदास है, भले ही उसने सगाई को रद्द करके मेरी मदद की, मगर अब जियो परिवार ने इसका समर्थन खो दिया है, इसीलिए वो सभी बाजार जल्दी हमारे होंगे। जियोयान उसे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी उत्तेजित नहीं होना चाहिए और वो नालन से कहता है कि मैंने फैसला किया है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। नालन हैरान रह जाती है और वो गुस्से में उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा कहकर दोनों पक्षों को चोट पहुंचाई है। अब जी भी गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, तो उसे रोकने के लिए जान जियो भी रेज लोएन पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे वहाँ एक धमाका होता है और वो दोनों लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मगर नालन जी को रोक लेती है और जान से कहती है कि हम इसे दूसरे तरीके से हल करेंगे। मैं जियो परिवार को 3 साल देती हूँ। 3 साल बाद जियो लेन यूलेन वार्ड में आ सकता है और मुझसे लड़ सकता है, और अगर ये हार गया तो हमारी शादी नहीं होगी और ये सगाई टूट जाएगी, और अगर तुम जीत गए तो तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। फर्स्ट एल्डर कहता है कि उचित नहीं है। कोई मूर्ख भी जानता है कि जियोयान की शक्ति के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो तुम्हें 3 साल के अभ्यास के बाद हरा सके। सेकंड एल्डर जान से कहता है कि हमारे जियो परिवार के लिए बस एक देरी होगी। 3 साल बाद जियो ली भी वापस हमारे बाजार को हड़पना चाहेगा। नालन उन्हें कहती है कि मेरा सबसे अच्छा ऑफर है जो मैं आपको दे सकती हूँ, और वो जियोयान से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। जियोयान भी उसकी इस शर्त को स्वीकार कर लेता है। तभी वहाँ जूनियर भी आ जाती है, जिसे देखकर जी को अजीब लगता है। नालन कहती है कि अब हमारी बाद में मुलाकात होगी। जियोली भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो इस 3 ईयर एग्रीमेंट की वजह से कुछ नहीं कर सकता था। नालन भी वहाँ से चली जाती है और वो जाते जाते जियोयान को कहती है कि मुकाबले के लिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जियोयान कहता है कि तुम मुझे धमकाने की हिम्मत कर रही हो क्योंकि मैं कमजोर हूँ। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जियोयान काफी परेशान होता है और हॉल से बाहर आता है। जान जियो के साथी एल्डो ने कहते हैं कि जियोयान आगे आने वाली समस्याओं को नहीं जानता। 3 ईयर एग्रीमेंट करके उसने सिर्फ अपनी मौत में देरी की है। जियोयान वहाँ से जाने लगता है। जूनियर उसे रुकने को कहती है, मगर वो नहीं रुकता और वहाँ से भाग जाता है। तो जूनियर उसके पीछे जाती है। जान को उसकी फिक्र होती है। जियोयान दौड़ता हुआ एक घर के पीछे आकर रुकता है। तभी वहाँ जूनियर भी आ जाती है, जो उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वो निराश होकर आगे बढ़ रहा
रहा था, मगर तभी रास्ते में जियोनिंग अपने साथियों के साथ उसे रोक लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी राह देख रहा था। जियोयान वहाँ से जाने लगता है, मगर उसे जाने नहीं देते। जियोनिंग कहता है कि तुम्हें तो बहुत बड़ा जीनियस कहा जाता था, मगर तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम सभी सिर्फ इसीलिए चुप हैं क्योंकि तुम्हारे पिता कबीले के मुखिया हैं, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। आज तुम्हारे फैसले की वजह से जियो परिवार को नुकसान हुआ, क्योंकि अगर तुम सही फैसला लेते तो आज हमारे पास 3 क्यू कलेक्टिंग पिल होती। और तुमने कभी सोचा है कि इन 3 सालों में हमारे जियो परिवार का क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि तुम वास्तव में मिस नालन से लड़ सकते हो। जियोयान उसे कहता है कि तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम एल्डर के बेटे होने की वजह से वो कलेक्टिंग पिल हासिल कर सकते थे। अगर मैंने शादी का प्रस्ताव रद्द कर दिया होता। जियोनिंग इससे परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम दिखाना चाहते हो कि तुम नालन येन रेन के साथ लड़ सकते हो, तो तुम्हें अभी कोशिश करनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे हरा सकते हो। जियोयान गुस्से में उस पर हमला करता है, मगर उसे कुछ नहीं होता और अपने हमले से उसे दूर कर देता है, जिससे सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। जियोनिंग कहता है कि तुम्हारे पास बस इतनी पावर है। तभी वहाँ जूनर भी आने लगती है। जियोयान अपनी पावर को वापस से एक्टिवेट करके जियोनिंग पर हमला करने जाता है, मगर वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके जियोयान को दूर फेंक देता है, मगर जूनर उसे पकड़ लेती है। जियोयान उसे कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि एक लड़की को पुरुषों के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और उसे चुप करवा देता है। जियोनिंग कहता है कि वास्तव में ट्राइब के मुखिया का बेटा महान है, जो अपनी रक्षा के लिए लड़कियों की हेल्प लेता है। सभी हंसने लगते हैं। जियोयान को इससे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने फायर पावर को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने जाता है, मगर निंग उसे मुक्का मारकर दूर गिरा देता है, जिससे जियोयान के मुंह से खून निकल आता है और वो उठ भी नहीं पा रहा था। जूनर उसे संभालती है। निंग उसे कहता है कि तुम जीनियस होने के बाद भी इस तरह नीचे गिरे हुए हो। जूनर को उन पर गुस्सा आता है, इसीलिए वो उन्हें अपनी आंखें निकालती है, जिससे निंग डर जाता है क्योंकि जूनर की पावर काफी ज्यादा थी। इसीलिए वो अपने सभी साथियों से कहता है कि हम सभी को संभल कर चलना चाहिए। इतनी भीड़ वाली जगह में किसी को भी चोट लग सकती है। सभी हंसने लगते हैं, मगर वो सभी को हंसने से मना करता है और वहाँ से चले जाते हैं। जूनर जियोयान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? जियोयान अपने मुंह का खून पोंछते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, और वहाँ से चला जाता है। जूनर को उसकी काफी फिक्र होती है, मगर उसके पीछे नहीं जा सकती थी। जियोयान रोता हुआ जंगल में चला जाता है। उसे अपनी पुरानी बातें याद आती है कि लेवल कम होने की वजह से सबने उसका मजाक उड़ाया और उसके पिता को नालन के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जियोयान दौड़ता हुआ एक जगह पर पहुंचता है जहां उसकी माँ की कब्र बनी हुई थी। वो वहां बैठकर रोने लगता है। यहाँ हम जान जियो को भी देख पाते हैं, जो भी वहीं मौजूद थे, जो मन ही मन में कहते हैं कि बेटे तुमने आज बहुत बहादुरी से काम लिया। तुमने अपने जियो परिवार को 3 साल का समय दिया खुद को मजबूत बनाने के लिए, इसीलिए मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मगर 3 साल बाद भी हमें अपना भाग्य भुगतना होगा, पर चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए जरूर लड़ेंगे। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जियोयान अभी भी रो रहा होता है और वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हूँ। और वो अपनी माँ से कहता है कि 3 साल बाद जब मैं मरने के बाद आपसे वन में मिलूंगा तो आप मुझे देखकर निराश हो जाओगी और अब कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। तभी जियोयान को कुछ होने लगता है और उसकी रिंग ग्लो करके हाथ से बाहर निकल आती है। जियोयान को एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि बच्चे तुम इतने चिंतित क्यों हो। जियोयान हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो आवाज उसे कहती है कि तुम्हारे लिए चमत्कार देखने का समय है, मगर तुम डरे हुए हो। और वो आत्मा सामने आती है जो उसे कहता है कि मैं याओ लाओ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जियोयान उनसे पूछता है कि आप मेरी मदद कैसे करना चाहते हैं। तो याओ लाओ से कहते हैं कि अगर तुम डू कॉन्टिनेंट में किसी को हराना चाहते हो तो तुम क्या करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास लड़ने के लिए पावर होनी चाहिए। फिर वो एक एक करके डूची के चरण को पार करेगा। सबसे पहले कोई डू मास्टर बनता है, फिर डू ग्रैंड मास्टर, और ऐसे ही वो अपना लेवल बढ़ाता रहेगा। और अगर तुम भी इस मेथड को फॉलो करो तो तुम अपनी टेक्निक की मदद से नालन से लड़ सकते हो। इस कॉन्टिनेंट में डू क्यू एक स्किल बन गई है। सबसे मजबूत से लेकर सबसे कमजोर तक 4 वर्ग और 12 स्तर होते हैं, जिनके नाम हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो है। और इन प्रत्येक वर्ग को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, जिससे ही 12 स्तर यानी लेवल बनती है। जियोयान उन्हें कहता है कि मैं इसके बारे में पहले से ही जानता हूँ। याओ लाओ से कहते हैं कि नालन की स्किल हाई लेवल ब्लैक पर है, मगर मैं तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ भी सिखा सकता हूँ। जियोयान इससे खुश होकर
कहता है कि क्या आप सच कह रहे हैं? तो याओ लाओ हमें जवाब देते हैं। जियो यान मन में सोचता है कि हाई लेवल स्किल्स बहुत कठिन होती है। साधारण लोगों के बीच सबसे मजबूत स्किल लेवल जर्दे तक होती है और कुछ शक्तिशाली परिवारों के पास ही केवल ब्लैक स्किल लेवल होती है। और जियो परिवार में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल लायन फ्यूरी होती है और ब्लैक एवरेज स्किल को हर कोई नहीं सीख सकता, केवल शक्तिशाली साम्राज्य के लोग ही इसे सीख सकते हैं। और सदियों से हेवन लेवल स्किल किसी के पास नहीं है, जिस वजह से नालन का यूनलैन सेक्ट बहुत पावरफुल है। इसीलिए वो सोचता है कि क्या याओ लाओ उनसे भी ज्यादा पावरफुल होगा और उन्हें कहता है कि भले आपके पास बेहतरीन हुनर हो, मगर जब तक हम सही पिल्स का इस्तेमाल नहीं करते ये बेकार है। यूनलैन सेक्शन आसानी से क्यू कलेक्टिंग पिल को हासिल कर सकता है और ये पिल केवल लेवल 5 एल्केमिस्ट के द्वारा बनाई जाती है। एल्केमिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो कम साधारण चीजों से मूल्यवान चीजें बना सकते हैं। जो यान कहता है कि तुम जैसा बूढ़ा आदमी उन पिल को कैसे बना सकता है? तो याओ लाओ से कहता है कि मैं खुद एक हाई लेवल एल्केमिस्ट हूँ और लेवल 5 मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम मुझे अब से याओ लाओ बुला सकते हो और ये एल्केमिस्ट लेवल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। यदि तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो तुम जितनी चाहे उतनी पिल्स ले सकते हो। जियो यान उन्हें कहता है कि मैं आपसे काफी इम्प्रेस्ड हुआ हूँ, मगर ये पहली बार है जब किसी ने इतनी सफाई से डींगे मारी हो। याओ लाओ कहता है कि क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? जियो यान उन्हें कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं आप पर विश्वास नहीं करता और आप जो कह रहे हो वो सच हो, मगर आपके पास इतना टैलेंट होने के बावजूद आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? इसीलिए मुझे आपकी बातें झूठी लगती है। याओ लाओ कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 3 सालों से तुमने मुझे बहुत सी स्किल दी है। तो जियो यान इससे हैरान रह जाता है और उसे समझ आता है कि याओ लाओ उसकी अंगूठी में था, इसीलिए वो 3 साल से इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका डू लेवल बढ़ाने की बजाय बहुत घटा। याओ लाओ जियो यान से कहते हैं कि तुम वास्तव में बहुत होशियार हो, मगर मेरे पास 3 साल तक डूची को अवशोषित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था क्योंकि मेरी सोल बहुत कमजोर थी। जियो यान को इससे गुस्सा आता है और उन्हें कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। याओ लाओ से कहता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो जियो यान शांत हो जाता है और कहता है कि मैं भूल गया था कि मैं किसी को हरा नहीं सकता। वो कहते हैं कि तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, 1 साल में शायद मैं तुम्हें मजबूत बनाने में मदद कर सकता हूँ। जियो यान उन्हें कहता है कि मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहता, बस आप मुझे ये बताएं कि क्या आप 1 साल में मुझे लेवल 7 तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं? मैं उसके बदले में तुम्हें मेरी डूची को अवशोषित करने के लिए माफ कर दूंगा। याओ लाओ कहता है कि तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है और अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, इसीलिए तुम मुझे मास्टर बुलाना। तो जियो यान कहता है कि मैं तुम्हें मास्टर तभी बुलाऊंगा जब तुम मुझे अच्छी तरह से सिखाओगे, क्योंकि तुम ही मुझे स्टूडेंट बनने के लिए भीख मांग रहे हो। और उन्हें बूढ़ा आदमी कहकर बुलाता है। इससे याओ लाओ को गुस्सा आता है और अपनी पावर से वहाँ बेम्बू को जियो यान की तरफ मोड़ देता है, लेकिन उसे चोट नहीं पहुँचाता और हंसता है क्योंकि उसे डरा रहे थे। वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग जल्दी स्टार्ट करूंगा, मगर तुम्हें पहले इस पेपर के साथ रॉ मटेरियल्स को हासिल करना होगा। जियो यान जब उस पेपर को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि उसे 3 आर्किड लीव्स, 2 वाशेड मुड बोनस और फर्स्ट लेवल का इविल कोर वुड एलिमेंट लाना है। इससे वो हैरान रह जाता है क्योंकि बेहद कीमती रॉ मटेरियल्स थे। अब वो रिंग वापस से जियो यान के हाथ में आ जाती है। जियो यान अपने आप से कहता है कि इस रॉ मटेरियल्स को खरीदने में हजारों सिक्के खर्च हो जाएंगे, मगर फिर वो सोचता है कि पैसे के लिए मैं मर नहीं सकता, इसीलिए मैं इन सभी रॉ मटेरियल्स को हासिल करूंगा। वहीं हम जिया लिबी को उसके महल में देखते हैं, जो अपने बेटे से कह रहा था कि जियो यान ने हमारा प्लान बर्बाद कर दिया। उस 3 ईयर एग्रीमेंट की वजह से हम जियो परिवार के बाजार को नहीं हड़प सकते। तो उसका बेटा जिया लियाओ अपने डेड को एक प्लान बताता है जिससे वो खुश होते हैं। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जूनर जियो यान की माँ के कब्र के पास आती है और उन्हें प्रणाम करती है। वहीं जियो यान एक चट्टान पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी जूनर उसके पास आती है। जियो यान उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद को ट्रेन करना चाहता था। जूनर उसे कहती है कि मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ आई हूँ। जियो यान उसे कहता है कि मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद हुए हैं, मगर तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जूनर उसे कहती है कि जब तक तुम अपनी लेवल को मेरे लेवल पर नहीं ले आते तब तक मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। जियो यान उसे कहता है कि तुम बहुत शरारती हो। फिर उसे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि मैं कुछ चीजें खरीदना चाहता हूँ, पर मैं अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहता। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम्हें ही मेरे सीक्रेट्स के बारे में पता हो और मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। जूनर
उससे पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, क्या तुम्हारे लिए 1000 सिक्के काफी है। जियोयान कहता है कि मुझे डर है कि इतने पैसों में काम नहीं होगा, इसीलिए मुझे थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। जूनर उसे 5 पर्पल लाइंस वाला गोल्डन कार्ड देती है तो जियोयान कहता है कि बहुत ज्यादा है। जूनर उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतना विनर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम जो भी चीजें खरीदने जा रहे हो वहाँ तुम्हें मुझे भी लेकर चलना होगा। फिर वो दोनों एक बाजार में आ जाते हैं जहाँ जियोयान की लिस्ट के मुताबिक चीजें खरीदने आए थे। वो दोनों एक फार्मेसी में पहुँचते हैं जहाँ बाहर से ही असिस्टेंट उनका स्वागत करता है। वो उनसे पूछता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। जूनर उसे बैंगनी कार्ड दिखाती हुई बताती है कि मैं जियो परिवार से हूँ और मैं लगातार यहाँ आती रहती हूँ। उस कार्ड को देखकर वो असिस्टेंट खुश होता है और ने अंदर आने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि दो सैनिक जियोयान और जूनर पर नजर रख रहे थे। असिस्टेंट उन दोनों को बताता है कि हमारी फैक्ट्री में आकर रॉ मटेरियल्स प्राप्त करना बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑक्शन हाउस से हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, जिस वजह से आपको जो भी चीजें चाहिए वो यहाँ जरूर मिलेगी। यहाँ तक कि हमारे पास अंडरवर्ल्ड ब्लड क्रिस्टल भी मौजूद है। जियोयान जूनर से पूछता है कि अंडरग्राउंड ब्लड क्रिस्टल क्या है। जूनर उसे बताती है कि पूरे क्यू कॉन्टिनेंट में इसे एक रेयर मटेरियल माना जाता है। असिस्टेंट कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पर तुम अभी यहाँ क्या खरीदना आए हो। जियोयान उसे कहता है कि हमें 20 साल पुराने पर्पल आखिरी लीव्स के 3 टुकड़े और 5 साल पुराने बोन वाश फ्लावर के 2 टुकड़े चाहिए। जूनर कहती है कि आप इन दोनों चीजों को पैक मत करना, क्योंकि हमें उनकी क्वालिटी चेक करनी है। तो असिस्टेंट वहाँ से इन मटेरियल्स को लेने चला जाता है। रिंग से याओ लाओ जियोयान को कहते हैं कि वास्तव में लड़कियां काफी स्मार्ट होती है, पर मैं फिर से उन मटेरियल्स की क्वालिटी चेक करूंगा। अब असिस्टेंट उन्हें पर्पल आखिरी लीव्स के 3 टुकड़े और बोन वॉश्ड फ्लावर के 2 टुकड़े दिखाता है। जियोयान रिंग की मदद से उनकी क्वालिटी चेक करता है और वाकई उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। वो असिस्टेंट बताता है कि इनके 2000 सिक्के हुए और जियोयान से पूछता है कि आपका इतने महंगे रॉ मटेरियल्स को खरीदने का क्या उद्देश्य है। जियोयान कहता है कि एक सीक्रेट है जो मैं आपको नहीं बता सकता। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जूनर जियोयान से कहती है कि आज मुझे असिस्टेंट का व्यवहार काफी अलग लगा, मुझे लगता है कि हमसे कुछ छिपा रहा था। जियोयान कहता है कि आमतौर पर डिपार्टमेंट स्टोर के एम्प्लॉयज हमें जानते हैं, मगर फिर भी वो हमें पहचानने का नाटक कर रहा था ताकि वो हमसे जानकारी हासिल कर सके। जूनर कहती है कि हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी इन रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी काफी अच्छी है। जियोयान उसे बताता है कि इन मटेरियल्स की कीमत 2000 सिक्के बहुत ज्यादा थी। जूनर उसे कहती है कि अगर तुम ब्लड क्रिस्टल की कीमत जानोगे तो तुम वास्तव में हैरान रह जाओगे। जियोयान कहता है कि बेहतर होगा कि तुम मुझे उसकी कीमत ना बताओ और उससे पूछता है कि अब हमें तीसरे रॉ मटेरियल्स को हासिल करने के लिए कहाँ चलना है। तो जूनर पहाड़ों की तरफ इशारा करती हुई बताती है कि सड़क के बगल में वहाँ एक शॉप है और उसे पूरा रास्ता बताने लगती है। तभी वो देखती है कि उस शॉप का असिस्टेंट जियाली फैमिली के एक सैनिक के साथ बात कर रहा है, जो कि जियालीबी का ही सैनिक था। जूनर कहती है कि जरूर इनके इरादे कुछ अच्छे नहीं है। जियोयान कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और वो दौड़ते हुए वहाँ से गेट की तरफ जाने लगते हैं, मगर तभी जियाली के 2 सैनिक आकर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो जियो परिवार के वही तीसरे यंग मास्टर हो जिसने अपनी एंगेजमेंट रद्द कर दी। जियोयान कहता है कि मैंने सगाई नहीं तोड़ी बल्कि उसे तलाक दिया है। एक सैनिक अपने साथी से कहता है कि लड़का ज्यादा मजबूत नहीं है। रिंग से याओ लाओ जियोयान को कहता है कि तुम्हें अभी लड़ना नहीं चाहिए बल्कि इन रॉ मटेरियल्स को बचाना चाहिए। तो जियोयान जूनर को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो सैनिक उनका पीछा करते हैं, मगर जियोयान और जूनर तेजी से आगे निकल जाते हैं, जिससे उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। जियोयान काफी थक जाता है और वो जूनर से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बुढ़ा जियाली भी हम पर हमला करने के लिए इतना उतावला होगा। जूनर कहती है कि हम जिस स्टोर में सामान खरीदने जाते थे वहाँ के लोग उनसे मिले हुए होंगे, इसीलिए हमें दूसरे स्टोर को खोजना होगा। जियोयान कहता है कि हमें ऐसी दुकान खोजनी चाहिए जिसे जियो फैमिली के द्वारा कंट्रोल किया जाता हो। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जियाली का बेटा याओ भी बाजार में आ जाता है, जहाँ एक आदमी उसे टकरा जाता है। तभी उसके सैनिक आकर बताते हैं कि हम जियोयान को पकड़ने में असफल रहे। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जिस आदमी से टकराया था उसे दूर फेंक देता है। इससे डरकर वो सैनिक उससे माफी मांगते हैं। तभी एक दूसरा सैनिक याओ से कहता है कि सियोपा पिलांग फार्मेसी में हमें जो जानकारी मिली उससे हमें पता चला कि जियोयान ने कच्चा माल खरीदने के लिए 2000 सिक्के दिए हैं। याओ कहता है कि जरूर जियोयान ने किसी एल्केमिस्ट को काम पर रखा है। सैनिक बताता है कि हमें जासूसों से इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली। याओ कहता
कहता है कि हमें जियोयान को पकड़ना होगा और जब मेरे पिता का इस बाजार पर कब्जा हो जाएगा तो मैं सभी गरीब लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। वहीं जूनर और जियोयान एक और शॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ से इन्हें इविल कोर हासिल करना था। दुकानदार उन्हें बताती है कि कोई भी दवाई बनाने में इविल कोर एक मुख्य इंग्रेडिएंट होता है और उन्हें फर्स्ट लेवल का थर्ड यंग लॉर्ड इविल कोर दिखाती है। जियोयान उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि मोस्टर कोर है और मैंने ऐसे कई लोगों के ग्रुप्स के बारे में सुना है जो मोस्टर कोर को हासिल करने के लिए राक्षसों का शिकार करते हैं और इनसे ही उनका जीवन व्यापन होता है। तो शॉपकीपर उन्हें बताती है कि वो लोग एक महीने में सैकड़ों से अधिक जादुई राक्षसों का शिकार करते हैं, लेकिन वो अपने घर बहुत कम जादुई कोर ला पाते हैं, इसीलिए कोर निश्चित रूप से बहुत दुर्लभ है। जूनर उससे पूछती है कि क्या सैकड़ों जादुई राक्षसों में इस मोस्टर कोर को ढूंढना इतना मुश्किल होता है। तो वो बताती है कि बहुत कम जादुई राक्षसों में ये कोर पाया जाता है। तभी उन्हें हमले की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए जियोयान बाहर देखने जाने लगता है। जूनर को उसकी फिक्र होती है, मगर जियोयान उसे कहता है कि तुम मैजिक कोर खरीद कर सीधे घर जाओ और वो बाहर खड़े गार्ड से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि जियाली के परिवार के 2 सैनिक लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो जियोयान उसे कहता है कि तुम हमारे गार्ड को इस बारे में रिपोर्ट करो, मैं उन्हें देखने जाता हूँ और उस तरफ निकल जाता है। वहीं जियाली के वो 2 सैनिक एक जगह बैठे बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारा शिकार आने में बहुत देर लगा रहा है, अगर वो जल्दी नहीं आया तो यहाँ जियो परिवार के सैनिक आ जाएंगे। दूसरा सैनिक कहता है कि वो जियोयान जरूर आएगा और वो वॉशरूम जाने लगता है। तभी जियान एक पोस्टर को वहाँ बैठे उस सैनिक के ऊपर गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो वॉशरूम में गए हुए सैनिक को भी पकड़ने जाता है, मगर वो पहले ही वहाँ पर आ जाता है और वो के सैनिक भी आजाद हो जाता है। वो दोनों जियोयान को घेर लेते हैं तो जियोयान वहाँ से भागने लगता है। वो सैनिक जियोयान पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनके वार से बचता हुआ भागने लगता है। मगर याओ भी वहाँ मौजूद था जो अपनी पावर से जियोयान को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे लगता था कि यंग मास्टर तुम्हारे पास कोई सीक्रेट स्किल होगी, पर तुम्हारे पास बहुत कम पावर है। अगर तुम मेरी पावर का सामना नहीं कर सकते तो तुम नालन को कैसे हरा सकते हो, और उसे दूर फेंक देता है। मगर तभी वहाँ जूनर आ जाती है जो एक पोस्टर की मदद से जियोयान को बचा लेती है। याओ जूनर से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और अगर तुम चाहो तो तुम मेरी वाइफ बन सकती हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊंगा। जियोयान को इससे गुस्सा आता है और वो कहता है कि जूनर के साथ तुम्हारी फ्लर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। याओ से कहता है कि जितनी मेरे पास पावर है उस हिसाब से मैं जूनर से शादी कर सकता हूँ। जूनर उसे कहती है कि कौन लड़की तुमसे शादी करना चाहेगी। तभी वहाँ जियो फैमिली के गार्डियंस आने लगते हैं, इसीलिए सैनिक याओ से कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तो याओ अपने साथियों के साथ निकल जाता है। वो अपने पिता के पास जाकर उन्हें बताता है कि हमने बाजार में गड़बड़ी की, मगर फिर भी यूनलेन सेक्शन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जियोली कहता है कि इसका मतलब दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। याओ बताता है कि जियोयान बहुत मूर्ख है, वो एक एल्केमिस्ट की मदद ले रहा है, मगर फिर भी वो कमजोर है, इसीलिए हमारे लिए खतरा नहीं हो सकता। जियाली भी कहता है कि अगर जियोयान एक एल्केमिस्ट की मदद ले रहा है तो यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अभी जियोयान नालन को नहीं हरा सकता, लेकिन अगर उसने एक एल्केमिस्ट की मदद ली तो मजबूत हो सकता है, जिससे जियो परिवार शक्तिशाली हो जाएगा। याओ अपने डेड से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। जियोली भी कहता है कि हमारे पास एक ही समाधान है कि हमें प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म करना होगा। वहीं हम जियोयान को उसके घर पर देखते हैं। याओ लाओ जियोयान के द्वारा लाए हुए रॉ मटेरियल से मेडिसिन बनाने लगता है। वो अपने हाथों से डूची के फ्लो को बाहर निकालता है जो सॉलिड स्टेट में था। यह देखकर जियोयान हैरान होता है और ने कहता है कि ऐसा तो मेरे पिता भी नहीं कर सकते। याओ लाओ से बताता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने की वर्क स्टेप बताऊंगा और तुम्हें याद रखना होगा कि डूची को कैसे कंट्रोल करना है। फिर वो उन तीनों मटेरियल्स को मिलाकर एक मेडिसिन बनाने लगते हैं और उसे एक दवाई में डाल देते हैं। जियोयान उन्हें कहता है कि सप्लीमेंट मेंटल स्ट्रेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, मगर यह बहुत डिफिकल्ट लगता है। याओ लाओ से बताते हैं कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। तो जियोयान भी कोशिश करके डूची के सॉलिड स्टेट को अपने हाथ से बाहर निकाल लेता है। इससे याओ लाओ हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम वास्तव में सॉलिड फायर को रिलीज कर सकते हो, और उससे पूछते हैं कि तुम लेवल 3 डू एनर्जी के साथ सॉलिड फायर को रिलीज कर रहे हो, तुम्हें अपने हाथों पर डूची पावर को इकट्ठा करना होगा। जियोयान उसे महसूस कर पाता है। याओ लाओ कहते हैं कि तुम्हें अपनी हथेली के सेंटर पर फोकस करना होगा। जियोयान जब ऐसा करता है तो और ज्यादा सॉलिड फायर निकाल पाता है।
है। याओ लाओ कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था तुम उतनी सॉलिड फायर नहीं निकाल पा रहे हो, पर फिर भी तुम काफी अच्छी स्टेज पर पहुंच चुके हो। जियोयान इससे थक जाता है, इसीलिए याओ लाओ से आराम करने को कहते हैं। तभी जियोयान को चक्कर आने लगते हैं और उसे खून की उल्टियां हो जाती है। याओ लाओ को कुछ समझ नहीं आता। जियोयान को बहुत दर्द होने लगता है और वो नीचे लेट जाता है। याओ लाओ कहते हैं कि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, तुम्हारा इतना बुरा हाल कैसे हो सकता है। अब वो जियोयान को अपनी पावर से ठीक करने लगते हैं। जियोयान बेहोश हो जाता है। याओ लाओ कहते हैं कि इस पावरफुल लड़के का भाग्य बहुत बेकार है और अब वो जियो लाओ के अंदर अपनी पावर डालने लगते हैं और कहते हैं कि अब मेरा फ्यूचर तुम पर डिपेंड करता है, इसीलिए मैं तुम्हें ठीक करने का अवसर ले रहा हूँ, जिससे मैं तुम्हारी डूची का लेवल 4थे स्तर तक बढ़ा दूंगा। और वो अपनी पावर से उसका लेवल बढ़ाने लगते हैं, जिससे वहाँ एक तेज रोशनी निकलती है। फिर हमें अगले दिन ऑक्शन हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग इकट्ठा होते हैं क्योंकि अगले सप्ताह वहाँ नीलामी होने वाली थी, इसीलिए लोग वहाँ टिकट लेने आए थे और वो सभी लोग अपनी अपनी सीटें बुक करवाने लगते हैं। वहाँ जान जियो का साथी एल्डर भी स्पेशल पोजीशन के लिए टिकट लेने आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि स्पेशल पोजीशन को जिया ली भी और एओबा परिवार ने भी बुक किया है। वो ये बात बाहर जाकर जान जियो को बताता है, इससे उन्हें गुस्सा आता है। वहीं हम ऊपर रूम में एक लेडी को देखते हैं जो इस ऑक्शन हाउस की मैनेजर थी। उसका नाम याफे होता है, जिसे एक आदमी आकर बताता है कि इस बार ऑक्शन में तीनों बड़े परिवार आने वाले हैं। याफे उसे वहाँ से जाने को कहती है और वो सोचती है कि उन बड़े परिवारों के बीच कंपटीशन बहुत इंटेंस होने वाला है और अगर हम न्यूट्रल रहे तो हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं हम जियोयान को देखते हैं जो मोमोज खा रहा होता है। याओ लाओ से कहता है कि मेरे शिष्य आराम से खाओ वरना तुम्हारा दम घुट जाएगा। जियोयान कहता है कि मैं कुछ दिनों तक बेहोश रहा और मैं सॉलिड फायर पर काबू नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे अपने फेलियर के लिए खाना खाना चाहिए। याओ लाओ कहते हैं कि बेशरम लड़के, जब तुम ट्रेनिंग ले रहे थे तब तुम लगभग मौत की कगार पर थे और तुम्हारा बहुत खून बहा, पर मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई और मैंने तुम्हें लेवल 4 पर पहुंचने में मदद की। जियोयान इससे खुश होता है कि मैं लेवल 4 पर पहुंच गया हूं और याओ लाओ को कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं। याओ लाओ कहते हैं कि कुछ भी नहीं है और उसे अपनी पावर से एक मोमो हवा में उठाकर दिखाते हैं। जियोयान पूछता है कि कौन सी स्किल है। याओ लाओ बताते हैं कि इनसिग्निफिकेंट स्किल वैक्यूम टेक्निक है। तभी याओ लाओ को उस मोमो के गर्म होने की वजह से दर्द होने लगता है, तो जियोयान उन्हें कहता है कि एक आत्मा आग पैदा कर सकती है लेकिन वो हीट से डरती है। तभी उसे पाम टेक्निक के बारे में कुछ याद आता है कि जब वो बाजार में गया था तब रास्ते में याओ लाओ ने उसे एक धातु का टुकड़ा खरीदने को कहा था और बताया था कि इस टुकड़े में डूची की पाम वैक्यूम टेक्निक शामिल है, जिसका यूज मैं तुम्हें समय आने पर सिखा सकता हूँ, इसीलिए उसने उसे खरीद लिया था। जियोयान उस टुकड़े को देखकर सोचता है कि मैं इसके बारे में भूल ही गया था और याओ लाओ से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे पाम टेक्निक सिखाओगे, इसीलिए तुम्हें अपनी बात रखनी होगी। याओ लाओ कहता है कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता जब तक कि तुम मुझे मास्टर नहीं कहते। तो जियोयान एक मोमो को आगे करके मास्टर कहता है, जिससे याओ लाओ से पाम टेक्निक सिखाने के लिए मान जाता है। मगर जियोयान उन्हें बताता है कि मैंने आपको मास्टर नहीं कहा बल्कि मैंने तो इस मोमो को कहा था। इससे वो गुस्सा होते हैं मगर वो खुद को शांत कर लेते हैं और मोमो के मसाले को बाहर निकालकर उसे बताते हैं कि पाम टेक्निक सीखने के बाद जब तुम मास्टर बनोगे तो तुम 1 टन से भी ज्यादा वजन के पत्थर को उठा सकते हो और अगर तुम उस पत्थर से अपने दुश्मन को मारो तो एक भयानक स्थिति बन सकती है और तुम्हारे दुश्मन का खून पूरी तरह से बह सकता है। जियोयान कहता है कि जल्दी मुझे ये टेक्निक सिखाओ। याओ लाओ उस मेटल प्लेट को ले लेते हैं और उसे कहते हैं कि प्लेट पाम ऑफ द वैक्यूम टेक्निक के लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। इस प्लेट में कई पाम आर्ट्स है, साथ ही पाम फायर विंड की पावर भी। फिर वो पाम फायर विंड से एक पॉट को खत्म कर देते हैं। इससे जियोयान खुश होता है और उन्हें कहता है कि मास्टर मुझे ये सब कुछ सिखाओ। याओ लाओ कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जब तुम इन दोनों पाम टेक्निक के मास्टर बन जाओगे तो मैं तुम्हें एडवांस पाम लेवल टेक्निक सिखाऊंगा। जियोयान खुश होता हुआ पूछता है कि उस टेक्निक का क्या नाम है। याओ लाओ कहते हैं कि अभी के लिए एक रहस्य है। फिर हम देखते हैं कि जियोयान वैक्यूम पाम टेक्निक को सीखने की कोशिश करने लग जाता है मगर वो पावर अभी काम नहीं करती। जियोयान जियो फैमिली के प्रैक्टिस एरिया में पहुंचता है जहां जूनर जियो निंग के साथ फाइट कर रही होती है। जियोयान भी उनका मैच देख रहा होता है। जूनर उसे यहाँ देखकर खुश होती है और जियो निंग पर हमला करके उसे दूर गिरा देती है। जियोयान जूनर के पास आता है और से कहता है कि हमें मिले हुए कई दिन हो गए। जूनर को एहसास होता
है कि वो लेवल 4 पर पहुंच गया है, इसीलिए उससे कहती है कि तुम स्तर 5 पर पहुंच गए, तुमने अकेले छिप कर अभ्यास किया और जब तुम मेरे साथ नहीं थे मुझे काफी बोरिंग फील हुआ, इसीलिए मैं यहाँ खेलने आ गई। निंग जियोयान से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जूनर उसे कहती है कि ये यहाँ क्यों नहीं आ सकता। जियोयान अभी भी परिवार का हिस्सा है। जियोयान जूनर के कंधे पर हाथ रखता है जिससे निंग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जूनर यहाँ से कहती है कि भले ही तुम लेवल 4 पर पहुंच चुके हो पर तुम निंग जैसे लड़के से नहीं लड़ सकते जो लेवल 8 पर है, इसीलिए तुम्हें कुछ डूची टेक्निक में महारत हासिल करनी होगी और उसे एक स्क्रॉल निकाल कर देती है जिसमें रॉक क्रशिंग पाम टेक्निक थी, इसीलिए जियोयान को बताती है कि लेवल 4 के लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, इसीलिए तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जियोयान उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि मैं इसे जरूर सीखूंगा। फिर वो अपने कमरे में आ जाता है और वो याओ लाओ को उस द रॉक क्रशिंग पाम टेक्निक के बारे में बताता है। याओ लाओ से बताते हैं कि टेक्निक बकवास है। जियोयान कहता है कि जूनर ने मुझे ये टेक्निक सीखने को कहा। याओ लाओ कहते हैं कि कचरा हमेशा कचरा ही करता है और उसे एक दूसरा स्क्रॉल देते हैं जिसमें एक ब्लैक लेवल टेक्निक थी। वो उसे बताते हैं कि तुम्हें इसे सीखने के लिए डूची के लेवल 5 पर पहुंचना होगा। जियोयान उन्हें कहता है कि लेवल 5 पर पहुंचने में मेरी मदद करें और उन्हें 3 बार मास्टर कहकर बुलाता है तो वो भी मान जाते हैं। वहीं हमें दूर पहाड़ों पर नालन को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रही होती है। साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि जियोयान 3 साल बाद मुझसे हारकर शर्मिंदा क्यों होना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि याओ लाओ जियोयान को ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। वो उसे ऑक्टेन श्रेडर टेक्निक के बारे में बताते हैं कि हाई लेवल की टेक्निक है जो डूची का अभ्यास करने वाले की क्लोज कॉम्बैट के वक्त अच्छी होती है और ये टेक्निक ग्रेट पावर के लिए जानी जाती है और उस पर फायर से हमला करते हुए बताते हैं कि जब तुम इसमें महारत हासिल कर लोगे तब तुम्हें अटैक करने की पावर की 8 लेयर शामिल हो जाएगी। जियोयान को समझ नहीं आता कि वो मुझे ट्रेन करने के लिए इस तरह मार क्यों रहे हैं। याओ लाओ से बताते हैं कि इसकी मदद से तुम्हारी शारीरिक शक्ति को तेजी से बढ़ाया जा सकता है और ऑक्टेन क्रशिंग टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें मजबूत बॉडी की आवश्यकता होगी और हमें बहुत सारे रॉ मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम्हें अगली बार और ज्यादा शॉपिंग करनी होगी। जियोयान उन्हें बताता है कि अब तक मैंने जूनर के पैसे भी नहीं लौटा है और अब मैं और ज्यादा पैसे कहां से लाऊंगा। याओ लाओ से तेजी से मारने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है, तुम्हें रॉ मटेरियल्स को प्राप्त करने का तरीका ढूंढना होगा। फिर हमें ऑक्शन हाउस को दिखाया जाता है जहाँ जियोयान भेष बदल कर पहुंच जाता है। उसने एक सोल से खुद को कवर कर लिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके और वो अपने साथ उस सीरम को भी लेकर आया था जो याओ लाओ ने उसके लिए बनाया था। याओ लाओ से कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इसे नीलाम करना चाहते हो। जियोयान कहता है कि हमारे पास और रॉ मटेरियल्स खरीदने के पैसे नहीं है और वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसीलिए इसे रखना बेकार होगा और मुझे उम्मीद है कि स्पिरिचुअल एलिक्सियर हमारे लिए बहुत धन लाएगा। याओ लाओ कहते हैं कि तुम बहुत होशियार हो। जियोयान ऑक्शन हाउस के अंदर जाता है जहाँ याफे से मिलता है और उसे वो स्पिरिचुअल एलिक्सियर दिखाता है। याफे उसकी जांच करती है जिससे उसे पता चलता है कि प्रोडक्ट बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत हल्का है, इसीलिए रैंक 2 का एलिक्सियर होगा और वो जियोयान से पूछती है कि क्या तुम सच में इसे नीलाम करना चाहते हो। जियोयान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे जल्द से जल्द नीलाम कर दे। तो उस एलिक्सियर को ऑक्शन में लेकर जाने लगती है और अपने साथ जियोयान को भी ऑक्शन हॉल में आने को कहती है। जियोयान भी उनके साथ जाने लगता है मगर याफे जियोयान का चेहरा देखने लगती है लेकिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं अपनी पहचान को राज रखना चाहता हूँ। अब याफे ऑक्शन में उस स्पिरिचुअल एलिक्सर की बोली लगाने लग जाती है। उस ऑक्शन हॉल में जान लियो और जियाली भी आए हुए होते हैं। वो सभी को बताती है कि लीजेंडरी स्पिरिट एलिक्सिर ज्ञान को तेज करता है और स्पीड ऑफ रिफाइनमेंट को भी बढ़ाता है, इसीलिए आप इसे अपने बच्चों को जीनियस बनाने के लिए खरीद सकते हैं और उसकी शुरुआती बोली 8000 लगाती है। जियालीबी को पता था कि जान जियो अपने बेटे के लिए इसे जरूर खरीदेगा, इसीलिए इसकी कीमत 30,000 सिक्के लगाता है और ये कीमत बहुत ज्यादा थी। इससे सभी हैरान रह जाते हैं मगर जान उसे अपने बेटे के लिए खरीदना चाहते थे, इसीलिए उसकी बोली 40,000 सिक्के लगाते हैं। जान जियो के साथ ही एडो ने समझाने की कोशिश करते हैं कि जियालीबी आपको फंसा रहा है, इसीलिए उसने इसकी कीमत बढ़ाई लेकिन वो नहीं सुनते और उसकी कीमत को वापस दोहराते हैं और इससे ज्यादा उसकी बोली कोई नहीं लगाता, इसीलिए एलिक्सर अब जान जियो का हो जाता है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जियोयान जब ऑक्शन से मिले हुए पैसों को लेकर घर आता है तो अपने पिता की बातें सुनता है जिन्हें फर्स्ट और सेकंड एल्डर बता रहे होते
हैं कि आज तुमने अपने बेटे की वजह से बहुत गलत फैसला लिया, क्योंकि पहले से ही हमारे पास बहुत कम पैसे हैं जिससे हमारा जियो परिवार मुश्किलों का सामना कर रहा है। तो जान जियो कहते हैं कि मैं इन पैसों का भुगतान अपने पर्सनल टूल्स को बेचकर कर दूंगा और वो बाहर आ जाते हैं। जियान डर जाता है, तभी याओ लाओ अपने अंगूठी में उन पैसों को छिपा लेता है ताकि जियोयान के डैड उन्हें ना देख सके। जान जियोयान के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। फिर वो उसे स्पिरिचुअल एलिक्सिर देते हैं। इससे वो खुश होता है और अपने डैड को गले लगाकर कहता है कि मैं अपनी लेवल बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। जियोयान अपने कमरे में आ जाता है और सोचता है कि अब मुझे आज रात ही लेवल 6 पर पहुंचना होगा। मैं अपने पिता को और ज्यादा निराश नहीं कर सकता। याओ लाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जियोयान कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याओ लाओ कहते हैं कि फिर तो ठीक है, तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। और अब वो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। वो दिन रात मेहनत करता है। वो क्रशिंग स्किल सीखने के लिए बांस को हिट कर रहा था, जिससे उसे हाथ में बहुत दर्द होता है। इसलिए याओ लाओ को कहता है कि भले ही इस टेक्निक में बहुत पावर हो, पर इससे मेरा हाथ भी टूट सकता है। याओ लाओ बताते हैं कि ऑक्टाडी क्रशिंग टेक्निक बहुत उपयोगी और फायदेमंद है, मगर तुम्हारी पावर कम होने की वजह से तुम इसे नहीं सीख पा रहे हो। इसलिए तुम्हें फायर विंड पाम और वैक्यूम पाम को सीखने पर फोकस करना चाहिए। एक छोटे बांस को उठाकर फायर विंड पावर से तोड़ देता है। याओ लाओ कहते हैं कि तुम्हारा प्रयास बुरा नहीं था, तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो, क्योंकि वो 6ठे लेवल पर पहुंच चुका था। जियोयान मास्टर से कहता है कि मुझे लेवल 7 पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। याओ लाओ से बताते हैं कि लेवल 7 तक पहुंचने के लिए तुम्हें डूची के लेवल को इंटरमीडिएट से एडवांस तक बढ़ाना होगा और ये तुम्हारी बहुत सारी ऊर्जा को कंज्यूम करेगा। इसीलिए तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना होगा और तुम अपने पिता की वजह से जितनी ज्यादा जल्दबाजी करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे फेल होने की संभावनाएं बढ़ेगी। इसीलिए मैं तुम्हें एक बार और चेतावनी देता हूँ कि जल्दबाजी बर्बादी की ओर ले जाती है। जियोयान उन्हें बताता है कि 2 महीनों में सेंस सेरेमनी होने वाली है, जहाँ हम सबकी लेवल को चेक किया जाएगा और अगर मैं जब तक अपने स्तर को 7 तक नहीं पहुँचा पाया तो मैं अपने पिता और जूनियर से आंखें भी नहीं मिला पाऊंगा। तो याओ लाओ से बताते हैं कि तुम स्पीड एलिक्सिर की मदद से 2 महीनों में लेवल 7 को जल्दी से प्राप्त कर सकते हो। जियोयान कहता है कि 3 साल बाद मैं एक चमत्कार करूंगा और नालन को हरा दूंगा। फिर वो दोनों वापस से कल्टीवेशन करने के लिए चले जाते हैं। जियोयान ऐसे ही मेहनत करते रहता है और एक रात जब जियोयान पानी में कल्टीवेशन कर रहा होता है, तब याओ लाओ कहते हैं कि अब वक्त आ गया है और वो अपनी पावर को जियोयान की तरफ छोड़ते हैं, जिससे जियोयान की एनर्जी को महसूस कर पाता है और अब वो उसे एलिक्सिर को भी पानी में मिला देते हैं, जिससे जियोयान की ताकत बढ़ जाती है और उसका लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे वो खुश होता है। फिर अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जब जियोयान अपने कमरे में सो रहा होता है, तब जूना दौड़ते हुए उसके कमरे से बाहर आती है और उसे नींद से उठा देती है। वो उसे जल्दी से एना की तरफ लेकर जाने लगती है, क्योंकि आज सेंस सेरेमनी थी और ये एक तरह का ग्रेजुएशन समारोह था, जहाँ आज सभी स्टूडेंट की लेवल को चेक किया जाएगा और जिनकी लेवल 7 से कम होगी उन्हें फेल कर दिया जाएगा। इसीलिए वो दोनों एरिना में पहुंच जाते हैं, जहाँ पहले जियो जूनियर को टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। वो जब अपनी लेवल को चेक करती है तो उसकी लेवल 9 होती है, यानी कि वो एक्सपर्ट डूची मास्टर बन गई थी। अब जियोयान की बारी आती है और वो भी लेवल चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं। तुम्हारी लेवल तो अब 2 पर ही रह गई होगी। मगर जियोयान जब उस स्तंभ पर अपनी लेवल चेक करता है तो उसकी लेवल 7 आती है। इससे सभी हैरान रह जाते हैं। जान जियो भी अपने बेटे के लिए बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसने काफी अच्छी प्रोग्रेस की थी। इसीलिए सभी जान जियो को बधाई देते हैं। जियोनिंग सोचता है कि भले ही तुम स्तर 7 पर पहुंच गए हो, पर अभी भी तुम मुझसे एक स्तर पीछे हो, इसीलिए तुम मेरे साथ कॉम्पीट कैसे करोगे। वही हमें जिया लीबी को दिखाया जाता है। यहाँ वो अपने डैड को इस बारे में बताता है कि जियोयान की लेवल वापस से बढ़ रही है। तो जिया लीबी कहते हैं कि क्रॉस सिटी में 1 महीने बाद ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, जानने परिवार भी आ सकते हैं, इसीलिए हम वहाँ जाएंगे और पता लगाएंगे कि जियोयान अल्केमिस्ट की मदद ले रहा है या नहीं। याओ को भी उनका आइडिया अच्छा लगता है। फिर हमें 1 महीने बाद एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया लीबी भी सेरेमनी में पहुंच जाता है। फर्स्ट एल्डर सभी को बताता है कि आज जियो फैमिली एज की ओपनिंग सेरेमनी है, इसीलिए हम आज एक टेस्ट करेंगे। और वो सबसे पहले जियोयान को आगे बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि अभी तुम लेवल 7 पर हो, इसीलिए पारिवारिक कानून के अनुसार तुम्हें अपनी पहली प्रतियोगिता स्वीकार करनी होगी।
होगी और नोए डूची लेवल या उससे नीचे का कोई भी व्यक्ति तुम्हें चैलेंज कर सकता है। जियोनिंग बाहर निकल कर आता है और कहता है कि मैं जियोयान के साथ लड़ना चाहता हूँ, यह मेरा चचेरा भाई है। और वो जियोयान पर हमला करने लग जाता है। वो अपनी येलो इंटरमीडिएट लेवल टेक्निक और स्प्लिटिंग क्लॉ अटैक ट्रिक का यूज करता है। जियोयान उसके वार को रोकता है और ब्लैक ज्वान टेक्निक का यूज करके निंग के आयरन माउंटेन फिस्ट हमले को रोक लेता है। सभी उनकी इस लड़ाई को देखकर खुश होते हैं। जियो निंग भी हैरान होता है कि आखिर जियोयान मेरा हमला कैसे रोक सकता है। तभी यान की पावर बढ़ने लगती है और मास्टर याओ लाओ उसे बताते हैं कि तुम्हारे आखिरी वार की वजह से स्पीड एलिक्सिर एक्टिवेट हो गया था, इसीलिए तुम्हें थोड़ी देर इसे सेंड करना होगा और तुम लेवल 8 पर पहुंच जाओगे। मगर तभी जियो निंग उस पर हमला करता है, लेकिन जियोयान उस पर हमला करके विंड पाम फायर टेक्निक से उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जियान ली भी अपने एक आदमी से कहकर निंग के लिए एक पिल भेजता है। वो आदमी उसे कहता है कि इससे तुम्हारी पावर बहुत बढ़ जाएगी। तो निंग उस गोली को खा लेता है, जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। या फिर समझ जाती है कि निंग ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए लोन पिल का यूज किया है, जिसे इलीगल पिल माना जाता था। इसीलिए सभी निंग पर गुस्सा होने लगते हैं। निंग जियोयान को कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। याओ लाओ जियोयान से कहते हैं कि निंग ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए पिल का इस्तेमाल किया है, इसीलिए अगर तुम उसे हरा दोगे तो तुम मेरी परीक्षा में पास हो जाओगे। निंग जियोयान पर हमला करने जाता है, मगर जियोयान उस पर एक जोरदार वार करता है, जिससे वहाँ की पूरी जमीन में दरारें आ जाती है और निंग बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। सेकंड एल्डर जब निंग को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका हाथ टूट गया है, इसीलिए जियोयान को कहते हैं कि तुम बहुत क्रूर हो। फर्स्ट एल्डर कहता है कि निंग ने फॉरबिडन पिल का यूज करके नियम तोड़े, इसीलिए गलती निंग की है। इसे 3 महीने कैद की सजा होनी चाहिए और अगर जियोयान ने निंग को नहीं हराया होता तो इसे कड़ी सजा दी जाती। और वो ऐलान करता है कि जियोयान विजेता है। जूनर और जान जियो इससे खुश होते हैं। जियोयान अपने मास्टर को कहता है कि हम जीत गए। तो याओ लाओ से कहते हैं कि ये सब निंग की वजह से हुआ। अगर वो तुम पर घातक हमला नहीं करता तो तुम इतनी जल्दी लेवल अप नहीं कर सकते थे। फिर हम देखते हैं कि जियान ली भी काफी परेशान होता है। वो अपने बेटे से कहता है कि अगर जियोयान ऐसे ही अपने लेवल को अप करता रहा तो हमारे लिए जियो परिवार को मिटाना नामुमकिन हो जाएगा और उल्टा हमारा जियाली परिवार ही नष्ट हो जाएगा। याओ ने कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और वो शियोशी नाम के आदमी को वहाँ बुलाता है, जो 2 लड़कियों के साथ वहाँ आता है। याओ अपने डेट को बताता है कि एक अल्केमिस्ट है और उसे अपने डेट से मिलवाता है। लियोशी उन्हें कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा विनर होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जियो परिवार को मिटाने में मदद करूंगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम्हें मेरे काम के बदले मुझे लड़कियां लाकर देनी होगी। मगर जियालीबी को लियोशी अच्छा नहीं लगता, तो याओ अपने डेट को बताता है कि बहुत ही रेयर मेडिसिन बनाने में सक्षम है, इसीलिए हम इसकी मदद से जियो फैमिली के बाजार को बीट कर सकते हैं और हम उनके सभी रॉ मटेरियल्स को खरीद लेंगे, जिससे अगर वो हमारे पास रॉ मटेरियल्स खरीदना है तो हमें पता चल जाएगा कि जियोयान एक अल्केमिस्ट की मदद ले रहा है। लियोशी बताता है कि मैं लेवल 4 का अल्केमिस्ट हूँ, इसीलिए मैं काफी पावरफुल पिल बना सकता हूँ, जिसकी वजह से आपको कोई हरा नहीं सकता, पर तुम्हें मुझे कुछ लड़कियां लाकर देनी होगी। जियाली भी इसके लिए मान जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए। लियोशी कहता है कि मैंने सुना है कि क्रॉस सिटी की याफे बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए मेरे लिए परफेक्ट रहेगी, तुम्हें उसे मेरे पास लाना होगा। या उसकी बात मान लेता है। वहीं हम जूनर और जियोयान को देखते हैं जो बाजार में कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदने जाते हैं, मगर वो देखते हैं कि आज बाजार काफी खाली लग रहा है, इसीलिए वो एक आदमी से इस बारे में पूछते हैं कि आज लोग काम क्यों नहीं कर रहे। तो आदमी बताता है कि जियाली फैमिली ने सभी दुकानदारों को चीप कायाकल्प की गोलियां बांटी और सभी को अपनी तरफ कर लिया, जिससे सभी दुकानदार अलग जगहों पर चले गए और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जियो परिवार का मार्केट बहुत नीचे गिर जाएगा। जियो यानी से परेशान होता है तो याओलाओ से कहते हैं कि मेरे पास इसका एक समाधान है। फिर जियोयान भेष बदल कर याफे के पास पहुंच जाता है और उस पिल के रॉ मटेरियल्स थे, इसीलिए याफे उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जियाली के कायाकल्प एलिक्सिर के साथ कॉम्पीट करना चाहते हो, इसीलिए हम अपने ऑक्शन हाउस रूल्स के अनुसार तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, तुम्हें सामग्री किसी और तरीके से प्राप्त करनी होगी। जियोयान उसे कहता है कि मैं जियो परिवार से हूँ। तभी वहाँ कोई नीडल से याफे पर हमला करता है, मगर जियोयान अपनी वैक्यूम पंप टेक्निक से उसे रोक लेता है। तभी वहाँ 3 सैनिक आ जाते हैं, मगर जियोयान एक टी पॉट की मदद से उन सभी को बिना छुए ही घायल कर देता है।
मगर अभी भी एक सैनिक बाकी था, इसीलिए उसे पाम टेक्निक से खींचकर टेबल पर पटक देता है या फिर उसका मास्क हटा देती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हारी मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। तो वो बताता है कि हम जियो लीबी के सैनिक हैं और हमें लियू शी ने तुम्हें चुपके से चुराने के लिए भेजा था ताकि वो आपसे मनोरंजन कर सके। या फिर को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे चाटे मारकर वहाँ से भगा देती है। जियो लीबी की इस हरकत से उसे बहुत गुस्सा आता है और अब वो जियो यान से पूछती है कि तुम जियो परिवार की मदद क्यों करना चाहते हो। तो जियो यान कहता है कि उन्होंने पहले ही मुझ पर एक एहसान किया था जिसे मुझे चुकाना है या फिर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो एक शर्त रखती है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। तो उसे अपना फेस दिखाता है या फिर इससे हैरान होती है कि वो जियो यान है और उसे कहती है कि तुम हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित करते हो। जियो यान कहता है कि मुझे इन बातों को सीक्रेट रखना है। वही हम जिया लीबी को देखते हैं जो अपने बेटे को कहता है कि लियू शी की वजह से या फिर हमारे खिलाफ हो गई है। याओ ने कहता है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ऑक्शन हाउस से हमें खबर मिली या फिर अभी भी हमें जरूरत के मटेरियल्स प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसने उन मटेरियल्स की कीमत को 5 गुना बढ़ा दिया है। जिया लीबी कहते हैं कि ये सब लियू शी की वजह से हुआ है, मगर या फिर अभी भी हमारे साथ के कनेक्शन को नहीं तोड़ना चाहती, इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली है। तो याओ ने कहता है कि याफे ने हमें मटेरियल की कीमत चुकाने के लिए 2 दिन दिए हैं और हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है। जिया लीबी कहता है कि अगर हम जियो परिवार को हराना चाहते हैं तो हमें 5 गुना कीमत में भी उन मटेरियल्स को खरीदना होगा, इसीलिए तुम परिवार का सारा पैसा लेकर उन चीजों को खरीद लो जिससे जियो परिवार हमारी कायाकल्प की पील के खिलाफ कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। वही हम जियो फैमिली के मीटिंग हॉल को देखते हैं जहाँ जान को उनके साथी एडर बताते हैं कि ऐसी खबर मिली है कि याफे अपने सारे रॉ मटेरियल्स को जिया लीबी को बेचने वाली है और अगर जिया लीबी ने सारे रॉ मटेरियल्स को हासिल कर लिया तो हमारे बाजार जल्दी नष्ट हो जाएंगे। जान इससे सोच में पड़ जाते हैं, मगर तभी वहाँ याफे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को ट्रॉली में लेकर आ जाती है। इतने सारे रॉ मटेरियल्स को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। याफे उन्हें कहती है कि मैं जियो परिवार के लिए सभी आवश्यक रॉ मटेरियल्स को लेकर आई हूँ। फर्स्ट एल्डर कहता है कि हमने तो सुना था कि तुमने ये सब जिया लीबी को भेज दिया। याफे कहती है कि मैंने अपना विचार बदल दिया। जान उसे कहते हैं कि हमारे पास अभी इन रॉ मटेरियल्स की कीमत चुकाने के पैसे नहीं है। याफे उन्हें कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ, आप इनकी कीमत बाद में चुका देना। जान इससे खुश होकर उसे थैंक्स कहते हैं। तो याफे उन्हें कहती है कि आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब मैं ओल्ड मास्टर के एहसान को चुकाने के लिए कर रही हूँ। और वो ओल्ड मास्टर वहाँ जाता है जो और कोई नहीं, जियो यान अपनी वैक्यूम पाम पावर से उन सभी कच्चे माल को हमें उठा लेता है और उनकी मदद से मेडिसिन बनाने लगता है जिससे सभी एल्डर हैरान रह जाते हैं। जियो यान उस मेडिसिन पिल को सारी बोतलों में भर देता है जो एक ब्लड कोएगुलांट पाउडर होता है। वो जान को बताता है कि मैंने इसका अध्ययन किया है, इसका प्रभाव कायाकल्प पाउडर से 10 गुना अधिक मजबूत है और अब ये सभी मेडिसिन आपकी है, मुझे इसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए। जान कहता है कि बहुत ही महान उपहार है, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो जियो यान कहता है कि आपका बेटा बहुत भाग्यशाली है और मैं उसे पसंद करता हूँ, इसीलिए सब मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। जान जियो यान को बुलाने लगते हैं मगर उन्हें रोककर कहता है कि वो अभी व्यस्त होगा, इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ और वहाँ से निकल जाता है। या फिर भी वहाँ से निकल जाती है। जियो यान जब बाहर आता है तो बारिश होने लगती है, तभी वहाँ या फिर छाता लेकर आ जाती है और वो जियो यान को कहती है कि तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि जिया ली का परिवार तुम्हें चोट पहुँचाने की पूरी कोशिश करेगा। जियो यान कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात का डर नहीं है। तभी याओ लाओ कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, इससे वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जिया लीबी के बाजार में लोग कायाकल्प दवाई के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं, मगर वो देखते हैं कि उस मेडिसिन की कीमत को 200 सिक्के कर दिया गया है जिसकी कल कीमत 100 सिक्के ही थी, इसीलिए सभी लोग उन्हें दवाई की कीमत कम करने को कहते हैं। मगर जिया ली के सैनिक कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इस दवाई को खरीदो वरना मत खरीदो। तभी वहाँ हम शुंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी क्योंकि उसके सीने से लगातार खून बह रहा था और उसे मेडिसिन की सख्त जरूरत थी, लेकिन उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। तभी जिया ली के आदमी दवाई की कीमत को बढ़ाकर 300 सिक्के कर देते हैं। इससे शुंग अपने भाई को कहता है कि अगर हमें दवाई खरीदेंगे तो हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचेंगे। तभी वहाँ उनका एक साथी जियो बाजार से ब्लड कोएगुलांट पाउडर को खरीद कर ले आता है और वो उसे जैसे घाव पर डालते हैं उसका घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इससे सभी हैरान रह जाते हैं। शुंग का
दोस्त बताता है कि पाउडर मैंने जियो फैमिली मार्केट से खरीदा और इसकी कीमत 100 सिक्के से भी कम है। सभी इससे अब जियो फैमिली के मार्केट की तरफ भागकर जाने लगते हैं। यह देखकर एक सैनिक जियाली को इस बारे में इन्फॉर्म करने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि याओ अपने डैड को बताता है कि हमारा बाजार घट रहा है और कोई भी हमारी मेडिसिन नहीं खरीद रहा। जियाली भी कहता है कि जियो फैमिली ने इतना सारा रॉ मटेरियल कैसे खरीदा। याओ कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जियाली अपनी कायाकल्प मेडिसिन की कीमत को आधी करने को कहते हैं। तभी वहाँ एक सैनिक आता है जो जियाली को बताता है कि हम ऑक्शन हाउस से जो रॉ मटेरियल्स खरीदने वाले थे उसे उन्होंने जियो फैमिली को दे दिया है। इससे उसे याफे पर गुस्सा आता है। सैनिक बताता है कि याफे ने कहा है कि अब से उसका ऑक्शन हाउस जियाली फैमिली के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। जियाली बी को लियूशी पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था। वहीं हम क्रॉस सिटी में जियोयू नाम की लड़की को देखते हैं जो दौड़कर घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो रास्ते में देखती है कि दोनों एल्डर मिलकर जो निंग का इलाज कर रहे थे। इससे वो हैरान होती है क्योंकि निंग उसका छोटा भाई था। पहले एल्डर उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, तो यू ने बताती है कि जब मुझे पता चला कि निंग को चोट लगी तो मैं फौरन यहाँ आ गई। सेकंड एल्डर उसे बताते हैं कि जियो निंग अब अच्छा है क्योंकि हम जियोयान के द्वारा दी गई हड्डियों को मजबूत करने वाली मेडिसिन से इसका इलाज कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 7 दिनों में यह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। यू कहती है कि क्या जियोयान की पावर वापस लौट आई है। निंग उसे कहता है कि तुम विश्वास नहीं करोगी पर उस जियोयान ने मेरा हाथ तोड़ दिया था। इससे यू को गुस्सा आ जाता है और वो जियोयान को सबक सिखाने जाने लगती है मगर फर्स्ट एड उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि पहले ही निंग की वजह से हमें बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। वहीं जियाली भी लियोशी को अपने पास बुलाकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुमने याफे को चोट पहुंचाई जिससे उसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। लियोशी उसे कहता है कि तुम बेकार में ही मुझ पर आरोप लगा रहे हो और वो अपने पास से एक सीक्रेट इंस्ट्रक्शन निकालता है और उन्हें कहता है कि अब तुम्हें ऑक्शन से रॉ मटेरियल्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आप शहर के बाहर से भी इसे खरीद सकते हैं और हम ग्लीडिंग मेडिसिन बना सकते हैं जो जियो परिवार के खून जमाने वाले पाउडर से काफी ज्यादा बेहतर होगी। जियोली भी देखते हैं कि ग्लीडिंग मेडिसिन वास्तव में बहुत अच्छी है। लियोशी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इस मेडिसिन को बना दूंगा पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे लिए जियो जूनियर को लेकर आना होगा क्योंकि अब वो मुझे याफे से भी अच्छी लगने लगी है। जियोली भी को उस पर गुस्सा आता है और उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि जूनियर कौन है। वो भविष्य में मेरे बेटे की वाइफ बनेगी इसीलिए तुम उससे दूर रहो और उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देते हैं। लियोशी वहाँ से चला जाता है। जियाली भी अपने बेटे से कहता है कि कल हमें जियो परिवार के मार्केट में जाना होगा और हम वहाँ की सारी चीजें चुरा लेंगे। याओ लियोशी के स्क्रोल को उठाकर कहता है कि मुझे लगता है कि इससे कोई समाधान नहीं होगा इसीलिए हमें अल्केमिस्ट की लड़ाई करवानी होगी। जियाली भी कहता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर हमें यू और निंग को दिखाया जाता है जो जियो परिवार के मार्केट में घूम रहे होते हैं। यू अपने भाई से कहती है कि एल्डर ने मुझे जियोयान को ढूंढने नहीं दिया वरना मैं उसे अच्छा सबक सिखाती। तो निंग उसे बताता है कि अभी एल्डर जियाली परिवार की वजह से चिंतित है क्योंकि वो हमारे बाजार में समस्या खड़ी कर रहा है और जियोयान अभी कीमिया जानता है और वो मेडिसिन बना सकता है इसीलिए उसका पलड़ा अभी भारी है। तो यू से कहती है कि फिर भी मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। एक बार जब मैं नहा रही थी तब वो मुझे गार्डियन की तरह देख रहा था इसीलिए मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर जियाली के सैनिक आकर उन्हें घेर लेते हैं और वहाँ याओ लियोशी के साथ आ गया था इसीलिए अपने सैनिक से उन पर हमला करवा देता है। यू अपने वीप से उन सैनिकों को मारने लग जाती है। निंग का हाथ टूटा होने की वजह से वो उन सैनिकों पर हमला नहीं कर पा रहा था मगर यू उसे प्रोटेक्ट करती है मगर जियाली के सैनिक काफी ज्यादा थे इसीलिए वो बार बार उन पर हमला करने आ रहे थे। लियोशी को यू काफी पसंद आती है। वही हम जियोयान को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ बाजार में घूम रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आकर जियोयान को बताता है कि लड़ाई हो रही है। तो जियोयान तेजी से उस तरफ दौड़कर जाता है और वो देखता है कि यू और निंग को सैनिकों ने घेर रखा है। उसे वहाँ याओ और लियोशी भी दिखाई देते हैं। याओ यू पर जैसे ही हमला करने जाता है तो वो डर जाती है मगर जियोयान उसे आकर बचा लेता है मगर जैसे ही वो अपना हाथ पीछे करता है तो उसका हाथ यू के चेस्ट पर जाकर टच होता है जिससे ही उसे कहती है कि तुम बदमाश हो और उस पर हमला करती है मगर वो बच जाता है और उसे कहता है कि तुम कब वापस आई। निंग यूंग को कहता है कि पहले हमें जियाली के सैनिकों के साथ निपटना चाहिए तो उसकी बात मान लेती है। याओ जियोयान को कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। जियोयान अपनी वैक्यूम पंप टेक्निक को एक्टिवेट करता है और कई सारी टेबल को
कंट्रोल फायर विंड पावर से याओ पर हमला करता है, मगर याओ अपनी एमरल्ड टोर्नेडो फिस्ट पावर से उसके हमले को रोक देता है। जियो यान दौड़कर याओ पर हमला करता है, जिससे याओ का खून निकल आता है। यह देखकर यू भी हैरान रह जाती है कि जियो यान ने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की और उसे विश्वास नहीं होता कि यह वही जियो यान है जिसकी पावर पिछले 3 सालों से कम होती जा रही थी। वही हम दूर जिया लीबी को देखते हैं, जो अपने एक साथी जिया लीनू के साथ उन्हें देख रहा होता है। लीनू जिया ली फैमिली का ग्रेट एल्डर था। वो जिया लीबी को कहता है कि क्या तुम्हारा बेटा ठीक है, तो जिया लीबी हंसता है क्योंकि याओ को कुछ नहीं हुआ था और वो जियो यान के वार को अपनी टेक्निक से रोक रहा था। वही हम लिंग नाम के आदमी को देखते हैं, जो जूनर के पास आता है। जूनर उससे जियो यान के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि जियो यान की याओ के साथ फाइट हो रही है, इसीलिए वो खतरे में है। जूनर भागकर जियो यान के पास जाने के लिए निकल जाती है। लिंग सोचता है कि जियो यान अभी भी जूनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर अच्छी बात नहीं है। वही याओ जियो यान को दूर फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास बहुत एबिलिटी है। जियो यान वापस से उससे लड़ने की कोशिश करने लग जाता है, मगर उसे दूर फेंक देता है। जियो यान को इससे चोट लग जाती है। याओ कहता है कि अब तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है और वो अपनी सारी पावर को एकजुट करके जियो यान पर हमला करने लगता है। तो यू और निंग उसे प्रोटेक्ट करने आते हैं, मगर जियो यान उन्हें दूर कर देता है। जूनर भी वहां आने लगती है, मगर उससे पहले ही याओ जियो यान पर हमला कर देता है। जियो यान उसकी पावर को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके सामने कमजोर पड़ रहा था, इसीलिए अपने मास्टर याओ लाओ को कहता है कि मेरी मदद करे। तो अपनी पावर से याओ पर जियो यान की पावर के साथ हमला करते हैं, जिससे याओ इंजर्ड होकर दूर गिर जाता है। जूनर जियो यान के पास आकर उसे संभालती है। वो देखती है कि जियो यान की बॉडी से बहुत एनर्जी निकल रही है, जिससे उसे समझ आता है कि जो भी मास्टर जियो यान की मदद कर रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मुझे जल्द ही इसके बारे में जांच करनी होगी। तभी जिया ली भी अपने बेटे के घायल होने की वजह से बहुत दुखी हो जाता है और अपनी पावर से पूरे बाजार को नष्ट करने लगता है। जूनर अपनी पावर से जियो यान को बचाती है, लेकिन इससे उसे चोट लगती है। तभी वहाँ जियो यान के डेड जान भी आ जाते हैं, जो अपनी लायन फ्यूरी पावर से जिया लीबी पर हमला कर देते हैं। जिया लीबी उनकी पावर के सामने नहीं टिक पाता, इसीलिए जिया लीनू वहाँ आकर उन्हें प्रोटेक्ट करता है। जान उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी से उनके हमले को रोक लेता है। जान उसे कहते हैं कि तुम कब वापस लौट आए, तो हंसता हुआ जिया लीबी से पूछता है कि क्या मुझे इन तीनों जोकरों को ही खत्म करना है। जिया लीबी कहता है कि मेरे बेटे की हालत अभी खराब है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। जान कहते हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे और अपने दोनों एल्डर के साथ उस पर हमला करते हैं, मगर उनके हमले को रोककर उन पर अपनी वास्टर पावर से हमला करता है, जिससे जब जान जूनर और जियो यान को बचाते हैं तो जिया लीबी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। जान जियो यान से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जियो यान कहता है कि थोड़ी सांस लेने के बाद अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। जान उसे ब्लड कोएगुलेंट पाउडर निकाल कर देते हैं। जियो यान देखता है कि जूनर को भी चोट लगी है। तभी वहाँ दूसरा एल्डर आकर कहता है कि जिया लीनू वापस आएगा, इसीलिए अब हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं क्योंकि लीनू काफी पावरफुल है, इसीलिए अगर फिर से लड़ाई हुई तो हमारा आज से भी ज्यादा नुकसान होगा। और जिया लीबी ने एक नए अल्केमिस्ट लिऊ शी को काम पर रखा है, जो उनके लिए पिल बना रहा है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जूनर को लिऊ शी पर बहुत गुस्सा आता है। वही हम जिया लीबी को देखते हैं, जिसके बेटे की हालत अभी भी खराब होती है और उसे व्हील चेयर के सहारे चलना पड़ रहा था। तभी लिऊ शी जिया लीबी के पास आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पावरफुल मेडिसिन नहीं बनाऊंगा जब तक तुम मुझे जूनर नहीं लाकर देते। जिया लीबी को कुछ समझ नहीं आता। याओ अपने डेड से कहता है कि जियो यान अब और ज्यादा मजबूत हो गया है, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा, वरना वो हमें बर्बाद कर देगा। इसीलिए अब मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए जूनर के प्रति अपना प्यार छोड़ना होगा और आप उसे लिऊ शी के लिए ले आइए। वहीं जियो यान को याओ लाओ बताते हैं कि लिऊ शी हेउतियान गाओ पील बना सकता है, जो बहुत ही नशीली दवा है और वो अल्केमिस्ट के नाम पर कलंक है, इसीलिए हमें उसे खत्म करना होगा। जियो यान ओल्ड मास्टर बनकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम जूनर को देखते हैं, जो अपने जादू से लिऊ शी के पास पहुँचती है और उसे एक तेज रोशनी से मार देती है और वो रोशनी के साथ ही वहाँ से चली जाती है। जियो यान भी ये देख लेता है और जब वो लिऊ शी के कमरे में जाकर उसकी बॉडी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो मर गया है। याओ लाओ जियो यान को बताते हैं कि इसे गुप्त तकनीक से मारा गया है। तभी वहाँ गार्ड आने लगते हैं, इसीलिए वहाँ से निकल जाता है। वही हम जूनर को देखते हैं, जो गुप्त तकनीक का यूज करने की वजह से काफी कमजोर महसूस कर रही थी। जियो यान भी उसे देख रहा था और उसे जूनर की बहुत फिक्र होती है, मगर याओ लाओ से उसके पास जाने से मना करते हैं
और कहते हैं कि जूनर एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है और वो तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहेगी और तुम चिंता मत करो, मैं जूनर को ठीक करने के लिए क्यू एनहेंसिंग पिल बना दूंगा। इसीलिए वो घर लौट जाता है। वहीं जियाली भी और उसके साथी लियोशी की मौत से परेशान होते हैं। जियालिनु कहता है कि जरूर जियो परिवार को हमारी योजना का पता चल गया होगा, इसीलिए उन्होंने लियोशी को मार दिया। जियाली भी कहता है कि हम अभी भी हेउतियान गाओ पिल बना सकते हैं। तो लिनु कहता है कि लियोशी तो मर चुका है। याओ बताता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं लियोशी के मास्टर को एक लेटर लिखूंगा और उन्हें बताऊंगा कि जियो परिवार के स्टूडेंट ने उनके स्टूडेंट के साथ क्या किया, इसीलिए हमारी मदद जरूर करेंगे। जियाली भी लिनु को कहता है कि तुम्हें उस मेडिसिन को बनाने के मटेरियल जल्दी खरीदने होंगे और अगर हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो हम सर्टिफिकेट की मदद से उन्हें खरीदेंगे। तो लिनु वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम जियोयान को देखते हैं जो याफे से मिलने के लिए ऑक्शन हाउस जाता है, जहाँ याफे को बताता है कि मुझे खबर मिली है कि जियाली भी हेउतियान काओपिल बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदने जा रहा है, इसीलिए क्या तुम जानती हो कि उन्हें खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे। याफे बताती है कि जियालिनु उन रॉ मटेरियल्स को हासिल करने के लिए निकल चुका है और उसे मैप देकर बताती है कि वह मेडिसिन स्टोर मैजिकल बीस्ट माउंटेन के ईस्ट की ओर है और ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मटेरियल मिलते हैं। जियोयान खुश होकर कहता है कि मैं उन्हें मेडिसिन लेने से रोक दूंगा। याफे कहती है कि तुम सावधानी से जाना। जियोयान वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें वुतान सिटी के आउटसाइड एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ जियोयान अपने डेट के साथ पहुँच जाता है और ऊपर पहाड़ों से जियालिनु को सैनिकों के साथ मेडिसिन लाने के लिए निकलते हुए देखते हैं। जियोयान अपने डेट से कहता है कि मुझे उनके पीछे जाना होगा और जियोयान ने अपने डेट को बताया था कि उस ओल्ड मास्टर ने ही उससे उनके पीछे जाने को कहा है और वो भी उसकी वहां जाकर मदद करेगा, इसीलिए वो भी उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। जियोयान जाने से पहले अपने डेट को कहता है कि जूनर काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से उसकी डोक्यू एनर्जी कम हो गई है, इसीलिए ओल्ड मास्टर ने मुझे ये क्यू एनहांसिंग पिल दी है जिसे आप उसे दे देना। तो उसे रख लेते हैं और कहते हैं कि तुम संभल कर जाना। जियोयान अब वहाँ से उन सैनिकों के पीछे निकल जाता है। फिर अब हमें मैजिक बीस्ट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियोयान एक जगह बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। दूर से एक बीच उसे देख रहा था, मगर जैसे जियोयान की आंख खुलती है तो वहाँ से भाग जाता है। जियोयान अपने मास्टर को कहता है कि मैं यहाँ अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ, मगर ये बीस्ट माउंटेन बहुत खतरनाक है। याओ लाओ से बताते हैं कि यहाँ बहुत सारे बीस्ट केवल लेवल 1 के हैं, इसीलिए वो बीस्ट तुमसे डर गया था। जियोयान कहता है कि यह सब आपकी पिल की वजह से हुआ है, जिससे मैं अपनी पावर को इतनी तेजी से बढ़ा पाया। याओ लाओ से कहते हैं कि तुम्हारी डोक्यू एनर्जी लेवल 9 पर पहुंच गई है, जो लेवल 1 के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए काफी है, लेकिन तुम लेवल 2 और लेवल 3 मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकते और मैं हमेशा तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए उसे अपनी पावर से एक स्वॉर्ड निकाल कर देते हैं जो काफी बड़ी थी, जिसे देखकर जियोयान बहुत खुश होता है और याओ लाओ से कहता है कि आपने मुझे खजाना दिया, आप बेस्ट मास्टर हैं, मगर वो तलवार काफी भारी होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो मास्टर से पूछता है कि तलवार इतनी भारी क्यों है। याओ लाओ से बताते हैं कि जुआन जोंगची स्वॉर्ड है जो तुम्हारे गुस्से को दबाने में मदद करेगी और तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। जब तुम डू मास्टर बन जाओगे तो मैं तुम्हें फाइटिंग स्किल्स का एक सेट सिखाऊंगा और फिर तुम्हें इसके निरंतर इस्तेमाल से एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। जियोयान उस तलवार को अपनी पीठ पर बांध लेता है और मास्टर को धन्यवाद देता है, मगर वो वापस नीचे गिर जाता है। वो उस तलवार को उठाने के लिए अब लगातार अपनी फिजिकल पावर बढ़ाने की कोशिश करने लग जाता है, जिसके लिए वो लगातार कल्टीवेशन करता है और आखिरकार वो 3 दिनों की लगातार मेहनत के बाद उस तलवार को अच्छे से उठा पा रहा था और उसे लेकर भाग पा रहा था। इससे याओ लाओ खुश होते हैं। जियोयान अपने मास्टर से कहता है कि क्या अब आपको यकीन है कि मैं जियालिनु को हरा सकता हूँ। मास्टर कहते हैं कि अगर याफे द्वारा दी गई जानकारी सही है तो उस हिसाब से उन्हें आज इस रास्ते से होकर गुजरना था। जियोयान कहता है कि हो सकता है कि उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया हो। तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जिसके पीछे कुछ मंकी बीस्ट पड़े हुए थे और उनसे बचकर भाग रही थी। याओ लाओ जियोयान को बताते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर बीस्ट है जो मानव महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने में माहिर है, इसीलिए महिलाएं उनके हाथ आने के बजाय मरना पसंद करती है। तो जियोयान उस लड़की की मदद करने के लिए चला जाता है। वो लड़की नीचे गिर जाती है और वो मंकी बीस्ट उसकी तरफ बढ़ रहे थे, मगर तभी जियोयान अपनी पावर से उन सभी पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है। मगर अभी भी एक बीस्ट वापस से उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, मगर जियोयान अपनी फायर वैक्यूम पाम टेक्निक से उसे दूर फेंक देता है और
मास्टर वहां आकर जोंगची स्वॉर्ड से उसे मार देते हैं। इन सब की वजह से उस लड़की को चक्कर आने लगते हैं, मगर जियोयान उसे पकड़ लेता है। वो लड़की जियोयान को अपना दुश्मन समझती है, इसीलिए उस पर एक खास चीज से हमला करती है, जिससे मास्टर जियोयान को सांस लेने से मना करते हैं और उस पाउडर को अपनी रिंग में ले लेते हैं। उस लड़की का नाम जियो यीजियन होता है, जो लिटिल फेरी डॉक्टर थी। जियोयान उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा और वो उसे नीचे गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। जियोयान यीजियन से पूछता है कि तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रही थी। यीजियन बताती है कि मैं अपने ग्रुप के साथ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी, लेकिन मैं गलती से उनसे बिछड़ गई। मैं किंगशान गांव की एक डॉक्टर हूँ और मेरा नाम यीजिन है। जियोयान उसे कहता है कि अगर तुम डॉक्टर हो तो तुम जियाली फैमिली के मेडिकल ग्रुप की लोकेशन जानती होगी। यीजिन बताती है कि जियाली की उस टीम का नाम हर्बल मेडिसिन टीम है, लेकिन अगर मैं तुम्हें उनकी लोकेशन बता दूंगी तो तुम मुझे यहीं इस खतरनाक जंगल में अकेला छोड़कर चले जाओगे। इसलिए मेरी एक शर्त है कि तुम्हें पहले मुझे मेरे ग्रुप के पास पहुंचाना होगा, फिर मैं तुम्हें जियाली के मेडिकल ग्रुप के बारे में बता दूंगी। जियोयान को लगता है कि उसे झूठ बोल रही है, तो यीजिन उसे बताती है कि जियाली टीम को लीनू लीड करता है, जो सेकंड एल्डर है और उनकी टीम के केवल 20 लोग हैं। जियोयान को अब यीजिन पर विश्वास हो जाता है, इसीलिए उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रुप के पास ले जाऊंगा। फिर हमें वुल्ड हेड मर्सेनरी ग्रुप के एक स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ शिकारी रुके हुए थे और उनका लीडर मूली होता है, जो एक यंग लीडर था। तभी उन्हें खबर मिलती है कि स्केलेटन लेपर्ड साउथ की तरफ से उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। मूली अपने साथियों के साथ उनसे लड़ने जाने लगता है और उसके काफी सारे शिकारी भागने लगते हैं क्योंकि उनसे डर रहे थे। जियोयान भी यीजिन के साथ वहां से गुजर रहा था, इसीलिए उन लोगों की मदद करने जाता है और उन लेपर्ड बीच से लड़कर उन्हें मारने लग जाता है। मूली और बाकी सभी साथी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जियोयान के मारने की वजह से वो लेपर्ड वहां से भाग जाते हैं। यीजिन वहां घायल लोगों का इलाज करने लग जाती है। मूली जियोयान के पास उसके मारे हुए 2 मॉन्स्टर लेपर्ड को लेकर आता है और उसे कहता है कि तुमने अकेले नहीं 2 को मार दिया, ये दोनों अब तुम्हारे हैं। जियोयान अपने मास्टर से पूछता है कि मैं इन मॉन्स्टर का क्या करूंगा। मास्टर बताते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के मॉन्स्टर लेपर्ड हैं, इसीलिए अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो तुम्हें इन मॉन्स्टर में से मैजिक कोर मिल सकता है। और मूली ने तुम्हें ये मॉन्स्टर इसलिए दिए क्योंकि मर्सेनरी ग्रुप के नियम है कि कोर उसी का होता है जो उन मॉन्स्टर को मारता है। जियोयान कहता है कि अब मेरी किस्मत आजमाने का समय आ गया है और इन दोनों बिस्ट के सर से वो मैजिक को ढूंढने लग जाता है। उसे एक बिस्ट में तो कुछ नहीं मिलता, पर दूसरे बिस्ट में उसे एक और मिल जाता है, जिससे वो खुश होता है। मास्टर उसे ये भी बताते हैं कि ये मैजिक बिस्ट माउंटेन है, इसीलिए यहाँ कई जादुई जानवर रहते हैं, जिस वजह से यहाँ की औषधीय सामग्री भी काफी रिच है। तुम्हें यहाँ बहुत ही दुर्लभ चीजें भी मिल सकती है, इसीलिए मर्सेनरी और मेडिसिन ग्रुप अक्सर पहाड़ों में उन दुर्बल चीजों की खोज करने जाते हैं। मगर कुछ मर्सेनरी ग्रुप बहुत लालची होते हैं, इसीलिए उन मेडिसिन ग्रुप को धोखा दे देते हैं। इसीलिए ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ ताकतवर लोग कमजोर को खा जाते हैं। तभी यीजिन आकर कहती है कि तुम्हें मैजिक कोर मिला, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। जियोयान कहता है कि तुम अब यहाँ सुरक्षित हो, इसीलिए तुम मुझे जियोली की मेडिसिन टीम का रूट बता सकती हो। यीजिन उसे साइड में लेकर जाती है और बताती है कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, तुम इन वुल्फ हेड मर्सेनरी ग्रुप को नहीं जानते। इनका लीडर मूली एक अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए तुम्हें एक और रात मेरी रक्षा करनी होगी और हम कल वापस मेरे गांव किंगशान की तरफ प्रस्थान करेंगे। फिर मैं तुम्हें जियाली के मेडिसिन ग्रुप के बारे में बता दूंगी। जियोयान कहता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वो अभी तक वहाँ पहुँच गए होंगे। तो यीजिन कहती है कि अभी भी उन्हें शहर में पहुँचने में 2 दिन लगेंगे और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि वो कल तक शहर में नहीं पहुँचेंगे। तो जियोयान उसकी बात मान लेता है। वहीं हम किंगशान टाउन के पास के रास्ते को देखते हैं जहाँ लीनू का ग्रुप शॉर्टकट से आगे बढ़ जाता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं कि जिन जंगल में से कीमती जड़ी बूटियों इकट्ठा कर रही थी। याओ लाओ भी जियोयान से कहते हैं कि तुम्हें भी फ्यूचर में एक सच्चा फार्मासिस्ट बनना होगा, इसलिए तुम्हें जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और उसे एक बैंगनी पत्ते वाले पौधे के बारे में बताते हैं कि इसे पानी में भिगोने से खांसी से राहत मिलती है, मगर ये बहुत आम है क्योंकि ये आसानी से बाजार में मिल जाता है। जियोयान अपने मास्टर से कहता है कि क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मुझे कोई अच्छी दवा बताएं। तो जियांग को रियल मेडिसिन के बारे में बताते हैं, जिसे जियांग जड़ से बाहर निकाल लेता है और इस पौधे का नाम हुआंग लियांग जिंग होता है, जो एक लो ग्रेड मटेरियल था जिसे मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता था। जियोयान उस पर लगे हुए टुकड़े को हटाता है तो उसमें
जिनमें से रोशनी निकलती है। मास्टर से बताते हैं कि रक्त कमल सार है जो बहुत रेयर है। तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि जब तुम एक्सपर्ट बनोगे तो ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और तुम इसे अपने पास रख लो ताकि मूली इसे ना देख सके। जियोयान देखता है कि जिन मूली के ग्रुप से दूर जा रही है, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी मूली जियोयान के पास आता है। वो कहता है कि तुम्हारा यीजियन के साथ अच्छा रिलेशनशिप है और अगर तुम चाहो तो तुम हमारे वुल्फहेड मर्सेनरी ग्रुप में शामिल हो सकते हो और मैं तुम्हें डाइट कैप्टन बना दूंगा। जियोयान उसे थैंक्स कहता है कि मैं इसके बारे में विचार करूंगा। तो मूली वहां से चला जाता है। वही हम यीजिन को देखते हैं जो एक पहाड़ के पास कुछ ढूंढ रही होती है। तब यहाँ यीजिन आ जाता है तो यीजिन उसे चुप रहने को कहती है और बताती है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। फिर उसे कहती है कि यहाँ इस चट्टान के नीचे एक गुफा है जिसमें खजाना होना चाहिए, मगर मुझे इसके एंट्रेंस पर रॉक स्नेक के निशान मिले जो इस गुफा की रखवाली करता है, इसलिए मेरी नीचे जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं उससे नहीं लड़ सकती। जियोयान कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो यीजिन बताती है कि हम साथ में उस गुफा में चलेंगे और जो कुछ भी हमें मिलेगा हम उसे आपस में बांट लेंगे। तो जियोयान उससे कहता है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पहले तुम्हें मुझे मेडिसिनल टीम का रूट बताना होगा। यीजिन उसे कहती है कि तुमने कब से एक ही रट लगा रखी है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। तो यान कोई जवाब नहीं देता। यीजिन उसे कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि खजाना मिलने के बाद मैं तुम्हें मेडिसिनल टीम के बारे में जरूर बताऊंगी। तो जियोयान उसकी बात मान लेता है। यीजिन कहती है कि तुम आगे चलोगे और मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। जियोयान बोलता है कि हमने ऐसा तय नहीं किया था और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसे कूदकर पकड़ लेता है। वो दोनों एक बेल से लटक कर सेफली नीचे पहुंच जाते हैं। यीजिन जियोयान से नाराज होती है कि तुम मुझे टच करना चाहते थे इसलिए तुमने मुझे धक्का दिया। तभी उसे वहाँ गुफा नजर आ जाती है जहाँ जाने के लिए जियोयान एक बेल को अपनी पावर से पकड़ लेता है, मगर इससे वहाँ मौजूद स्नेक जाग जाता है जो उस गुफा की रखवाली कर रहा था। यीजिन अपनी नाइफ पावर से उस पर हमला करती है, मगर इससे उस स्नेक को जरा भी चोट नहीं लगती और वो उन दोनों की तरफ हमला करने आने लगता है। यीजिन इससे डरकर जियोयान को पकड़ लेती है। जियोयान अपनी फायर वैक्यूम पाम टेक्निक से उस सांप को कंट्रोल करके नीचे खाई में गिरा देता है। फिर जियोयान यीजिन को पकड़कर गुफा के पास ले जाता है। यीजिन एक क्रिस्टल को बाहर निकाल लेती है क्योंकि उस गुफा में काफी अंधेरा था। यीजिन जियोयान को बताती है कि कोई साधारण गुफा नहीं है और उन्हें वहाँ एक अजीब सी दीवार दिखाई देती है। मास्टर जियोयान को बताते हैं कि जरूर यहाँ कोई खुफिया कमरा होगा। जियोयान जब वहाँ एक पत्थर को टच करता है तो द्वार खुल जाता है जहाँ एक कंकाल के साथ कई सारी कीमती खजाने पड़े हुए थे। याओ लाओ देखते हैं क्या स्पीड फ्लेम ग्रास है और ये बर्फ के आकार का एक मेडिसिनल प्लांट था, इसीलिए तुम्हें इसे जरूर हासिल करना होगा। ये जिन उन खजानों को देखकर खुश होती है और उन्हें लेने लगती है। तो जियोयान उसे कहता है कि हमें पहले चर्चा करनी चाहिए कि हम इस गुफा के मटेरियल्स को किस तरह विभाजित करेंगे। यहाँ 3 खजाने की पेटियां है। ये जिन कहती है कि तुमने मेरी खजाने को खोजने में मदद की, इसीलिए तुम पहले डिसाइड करो कि तुम क्या लेना चाहते हो। जियोयान कहता है कि मुझे मेडिसिनल प्लांट चाहिए और तुम जो चाहे उसे चुन सकती हो और बाकी के सामान को हम समान रूप से विभाजित कर लेंगे। ये जिन उसे कहती है कि तुम्हारी दृष्टि बहुत अच्छी है, तुमने सबसे अच्छी चीज चुनी। अब हमें इन खजाने की पेटियों को खोलने के लिए इनकी चाबियों को ढूंढना होगा और उन्हें आसपास ढूंढने लग जाती है। जियोयान उस फ्लेम ग्रास प्लांट को अपनी रिंग में रख लेता है। जियोयान सोचता है कि जरूर इस गुफा का ओनर एक रिसेप्टर होगा। तभी उसे वहाँ कंकाल के हाथ में कुछ चाबियां और कुछ पेपर नजर आता है, इसीलिए उन्हें बाहर निकाल लेता है और यीजिन को आवाज लगाकर कहता है कि यहाँ हो, मुझे चाबियां मिल गई। यीजिन उसके पास आकर कहती है कि जल्दी इन बॉक्स को खोलो। जियोयान जब पहले बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक स्क्रॉल होता है जिसमें पावरफुल पॉइजन ट्री के बारे में लिखा हुआ था। यीजिन कहती है कि जरूर इसका ओनर एक पॉइजन एक्सपर्ट होगा। फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी लगभग सेम ही है, इसीलिए इस स्क्रॉल की मुझे ज्यादा जरूरत है और तुम दूसरे वाले बॉक्स के सामान को ले लेना क्योंकि मैं इस विष शास्त्र का इस्तेमाल अपने बचाव में कर सकती हूँ। जियोयान उसकी बात मान लेता है और अब वो दूसरा बॉक्स खोलता है जिसमें एक और स्क्रॉल होता है जिसमें जुआन टियर एडवांस फ्लाइंग लाइटिंग स्किल के बारे में लिखा हुआ था, जो एक प्रकार की ईगल विंग्स टेक्निक थी। जियोयान कहता है कि मेरे लिए बहुत सुटेबल है, इसीलिए इसे मैं रखूंगा। जियोयान जैसे ही तीसरा बॉक्स खोलने लगता है तो उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि मूली
अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ गया था और वो भी उस खजाने को हासिल करना चाहता था। इसीलिए वो कहता है कि जिन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे खजाने तक पहुँचा दिया। और वो जियोयान से कहता है कि तुम अब भी मेरे ग्रुप में शामिल हो सकते हो, बदले में तुम्हें खजाना और ईजिन को मुझे सौंपना होगा। और वो हंसने लगता है। जियोयान ईजिन को लेकर वहाँ से भागने लगता है, मगर मूली अपने साथियों को उन्हें पकड़ने भेजता है और कहता है कि खजाना हासिल करके उन्हें मार देना। वो सभी सैनिक जियोयान और ईजिन का पीछा करने लग जाते हैं। ईजिन अपनी पावर से वहाँ मौजूद सभी क्रिस्टल को अपनी रिंग में ले लेता है, जिससे मूली के साथियों को कुछ दिखाई नहीं देता। जियोयान सोल परसेप्शन ट्रिक से ईजिन को बचाकर वहाँ से बाहर लेकर जाने लगता है, मगर बाहर मूली उनका इंतजार कर रहा था। मूली जियोयान को कहता है कि तुमने इस सुंदर लड़की को चुना और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। जियोयान भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, तो मूली उसे कहता है कि तुम्हारे ये ज्वाइंट ट्रिक बहुत लो लेवल की है, तुम मुझसे नहीं बच सकते। जियोयान उस पर हमला करता है, मगर मूली उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। जियोयान वापस उससे लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो दोबारा उसे नीचे फेंक देता है। जियोयान फिर भी हिम्मत नहीं हारता और वो वापस से उससे लड़ने लग जाता है। जियोयान उसके वार को ब्लॉक करता है, जिससे वो दोनों दूर गिर जाते हैं। मूली नीचे चट्टान पर लटक जाता है और जियोयान घायल होकर ईजिन के पास आकर गिरता है। ईजिन एक विसल बजाकर ईगल को वहाँ बुला लेती है और वो जियोयान के साथ उस पर बैठकर वहाँ से निकल जाती है। मूली अपने साथियों से उन्हें रोकने को कहता है, मगर उन्हें नहीं रोक पाते और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जियोयान की जब आँख खुलती है तो ईजिन अपने साथियों के साथ उसके सामने खड़ी थी। जियोयान डर जाता है और लड़ने को तैयार होता है। वो सभी हंसने लगते हैं और ईजिन उसे बताती है कि हम अब सुरक्षित हैं और वो मर्सिनरी ग्रुप हमारे आसपास नहीं है। अब मैं अपने ग्रुप के साथ हूँ, इसीलिए मूली मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। जियोयान उसे कहता है कि अब बहुत टाइम हो गया, तुम्हें मुझे जियाली मेडिसिन ग्रुप के रूट के बारे में बताना होगा। ईजिन उसे कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपने गाँव जाना है और वहाँ से निकल जाती है। जियोयान इससे परेशान होता है, तभी उसे वहाँ ईजिन का छोड़ा हुआ लेटर मिलता है, जिसमें उसने बताया था कि जियालीबी की टीम ने अपना रूट बदल दिया है और वो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए योजाई गए हैं और उन्हें इस नक्शे के रास्ते के हिसाब से वहां पहुंचने में वक्त लगेगा, इसीलिए वो परसों तक वहां पहुंचेंगे। जियोयान ईजिन को थैंक्स कहता है, मगर वहां से चली गई थी। फिर हमें मैजिक बीस्ट माउंटेन के एक वाटरफॉल का सीन देखते हैं, जहाँ जियोयान कल्टीवेशन कर रहा होता है। मास्टर से बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्यू को रिफाइन किया है, इसीलिए तुम अभी इसे ले सकते हो। और वो उस पील को खा लेता है और अब उसकी पावर पहले से भी बढ़ गई थी। याओ लाओ से बताते हैं कि अब तुम 2 स्टार डू प्रैक्टिशनर बन गए हो। जियोयान हैरान होकर कहता है कि ऐसा कैसे हुआ। याओ लाओ कहते हैं कि सब मूली की लड़ाई की वजह से हुआ है। तुम इस झरने को देखो और बताते हैं कि डोक्यू एनर्जी बिल्कुल पानी की तरह बॉडी में मूव करती है और जब विकट स्थिति आती है तो ये झरने में बदल जाती है और व्यक्ति को पुनर्जीवित करती है। जियोयान कहता है कि आप साधारण तौर पर ये कहना चाहते हैं कि सब मूली के साथ लड़ाई की वजह से हुआ। याओ लाओ कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। जियोयान फिर अपने मास्टर से कहता है कि मुझे गुफा में जो चीजें मिली मैं उनका यूज करना चाहता हूँ। मास्टर उसे कहते हैं कि जल्दी मत करो, तुम अभी एक ट्रू डू प्रैक्टिशनर नहीं हो, तुमने कोई स्किल नहीं सीखी। और उसे एक अजीब स्किल का स्कूल दिखाते हुए कहते हैं कि स्किल मुझे संयोग से मिली थी और इसका कोई नाम नहीं है, पर मैं इसे बर्निंग टैक्टिस कहता हूँ। परंतु ये केवल एक हुआंग रैंक है, पर ये तुम्हारा साथ दे सकता है और ये मेरी ट्रेनिंग के साथ तुमसे आगे बढ़ने में मदद करेगा और लास्ट में जुआन रैंक को पार कर जाएगा और तुम तियान रैंक पर पहुंचोगे। जियोयान इससे खुश होता है। मास्टर कहते हैं कि टेक्निक पावरफुल है, पर मैंने कभी किसी को इसका सफलतापूर्वक अभ्यास करते नहीं देखा, क्योंकि इसका अभ्यास करने वाले को न केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि उसमें एक ग्रेट एफिनिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि इसका अभ्यास नॉर्मल एक्सरसाइज से 100 गुना ज्यादा कठिन है। पर क्या फिर भी तुम इसे सीखना चाहते हो? जियोयान कहता है कि प्रैक्टिस मेरे लिए कुछ नहीं है। तो याओ लाओ भी इससे खुश होकर कहते हैं कि मुझे तुम जैसे शिष्य की तलाश थी और उसे वो स्क्रॉल देते हैं। जियोयान देखता है कि उसमें कुछ मटेरियल के नाम लिखे हैं, इसीलिए वो मास्टर से पूछता है कि मुझे क्या हासिल करना है। याओ लाओ बताते हैं कि तुम्हें ब्लड लोटस, एंसेस और आइस स्पीड फायर वीट का यूज करना है, जो बर्निंग टेक्टिक्स की लेट स्टेट कल्टीवेशन के इंग्रेडिएंट है। और फ्लाइंग टेक्निक भी फाइटिंग स्किल्स का एक मूल्यवान प्रकार है। जियाली की टीम का समाधान करने के बाद मैं तुम्हें सारी बातें समझाऊंगा और तुमने जो स्केलेटन से जो पेपर चुराया था, मैं वास्तव में यह निर्धारित नहीं कर सकता कि वो क्या होगा। जियोयान कहता है कि मैं भी नहीं जानता, पर यह एक दुर्लभ खजाना प्रतीत
प्रतीत होता है क्योंकि उस स्केलेटन ने अपने हाथों में इस दुर्बल खजाने को पकड़ रखा था। तभी याओ लाओ की नजर उस खजाने में बने चेन मार्क पर जाती है और वो जियोयान को बताते हैं कि पवित्र लोटस डेमन फ्लेम है, इसीलिए ये प्यूरिफाइनग डेमन फ्लेम के मैप का एक अंश हो सकता है। जियोयान पूछता है कि प्यूरिफाइनग लोटस डेमन फ्लेम क्या है। मास्टर बताते हैं कि प्यूरिफाइंग लोटस डेमन फ्लेम एक अलग ही प्रकार की फ्लेम है जो लिस्ट में तीसरी रैंक पर आती है। इस दुनिया में कई असामान्य फ्लेम्स हैं और उस लिस्ट में 23 प्रकार की फ्लेम है जिसमें तीसरे नंबर पर है और मेरी जो क्षमता है उस हिसाब से मैं केवल 11 रैंक की चिलिंग बोन फ्लेम को ही अवशोषित कर सकता हूँ। तो जियोयान कहता है कि आप उसी व्हाइट फ्लेम की बात कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल आपने रिफाइनिंग के दौरान किया था। मास्टर कहते हैं कि तुमने सही कहा और वास्तव में तुम्हारी नसीब में कई सारी जादुई फ्लेम्स हैं और बर्निंग टेक्निक की शक्ति भी असामान्य फ्लेम पर निर्भर करती है, पर तुम अभी इतने मजबूत नहीं हो कि फ्लेम को अवशोषित कर सको क्योंकि इस फ्लेम की रैंक तीसरे स्थान की है। इसलिए मैं तुम्हारी लोअर रेंज फ्लेम की खोज करने में तुम्हारी मदद करूंगा, जैसे कि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम, और इसके अलावा भी बहुत सारी फ्लेम है, पर तुम इन फ्लेम को ढूंढते हुए प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि तुम अपने लेवल को और इंक्रीज कर सको। जियोयान कहता है कि मैं बर्निंग टेक्टिक्स को सीखने का फर्स्ट स्टेप शुरू करूंगा और अब वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि लीनू अपने साथियों के साथ रॉ मटेरियल को खरीदकर वापस शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके सैनिक काफी थके हुए थे मगर फिर भी वो आराम नहीं कर सकते हैं। वहीं हम जियोयान को देखते हैं जो वैक्यूम हैंड और फायर पाम पावर की प्रैक्टिस कर रहा होता है। याओ लाओ से बताते हैं कि तुमने वैक्यूम हैंड और फायर पाम पावर में बहुत महारत हासिल कर ली है। जियोयान कहता है कि बर्निंग टेक्टिक्स सीखने के बाद भी मेरी डूक्यू में कोई वृद्धि नहीं हुई। मास्टर से बताते हैं कि यह सब बर्निंग टेक्टिक्स के लेवल की वजह से है क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में ये लो लेवल पर होता है। डूक्यू को बढ़ाने के लिए तुम्हें पहले एक हेवनली फ्लेम को शोषित करना होगा, बिना फ्लेम के तुम अपनी लेवल नहीं बढ़ा सकते। जियोयान कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैंने इतनी सारी मेहनत की वो बेकार रही। मास्टर कहते हैं कि यदि तुम मजबूत बनना चाहते हो तो तुम्हें कठिनाइयों से गुजरना होगा। एक सिंगल फ्लेम कलेक्ट करनी होगी। फ्लेम को अवशोषित करने के बाद बर्निंग टेक्टिक्स हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगी जिसका स्तर 3 लेवल से भी आगे होगा। जियोयान इससे खुश होता है और कहता है कि बर्निंग टेक्टिक्स तो दुनिया के नियमों को भी तोड़ रहे हैं। मास्टर कहते हैं कि यह सब बर्निंग टेक्टिक्स का जादू है, पर बर्निंग टेक्टिक्स के शुरुआती प्रभाव जानलेवा हो सकते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी रक्षा के लिए एक टेक्निक सिखाऊंगा। जियोयान बैठ जाता है और मास्टर से बर्निंग टेक्टिक्स को बांधने की एक रिवॉल्विंग सील सिखाते हैं जिसके लिए वो उसे अपनी डूक्यू फ्लेम की पावर देते हैं। जियोयान उस फ्लेम को अपने हाथों पर इकट्ठा करता है और उनसे हमला करता है। उसके हमले से सामने के सभी पेड़ जलकर नष्ट हो जाते हैं। मास्टर कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने एक बार में ही बर्निंग टेक्टिक्स में महारत हासिल कर ली, पर ये तुमने मेरी बोन चिलिंग फ्लेम को उधार लेकर किया। पर तुम चिंता मत करो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, भले ही तुम्हारा लेवल ना बढ़े पर मेरी रिफाइनिंग मेडिसिन तुम्हारे लेवल बढ़ाने में जरूर मदद करेगी। तभी याओ लाओ को एहसास होता है कि जियाली की मेडिसिनल टीम यहाँ से गुजरने वाली है, इसीलिए जियोयान को इस बारे में बताते हैं। फिर हम देखते हैं कि लीनू जब अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था तो उसे रास्ते में एक तलवार जमीन में गड़ी हुई नजर आती है, इसीलिए अपने दोनों सैनिकों को उसे लेकर आने को कहता है मगर उसे हिला भी नहीं पाते। तभी जियोयान बड़ी चालाकी से लीनू के सभी सैनिकों को अपनी फायर पाम पावर से खत्म कर देता है। लीनू भी अपने एरो से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जियोयान ओल्ड मास्टर के गेटअप में उसके सामने आ जाता है। लीनू उनके ऊपर हमला करता है मगर जियोयान उन एरो से बच जाता है। लीनू देख लेता है कि वो जियोयान है। जियोयान अब अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है तो लीनू भी अपना स्पीयर लेकर उस पर हमला कर देता है। जियोयान उससे फाइट करता है और लीनू उससे नहीं जीत पा रहा था। लीनू से कहता है कि तुम अपने एक अजीब हथियार से मुझे नहीं हरा सकते, मैं एक 3 मास्टर डू ग्रैंड मास्टर हूँ, और वो उस पर वेव से ओवरलैप पावर से हमला करता है मगर जियोयान उसके हमले को रोक लेता है और उसे नीचे गिरा देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। जियाली का एक सैनिक वहाँ से डरकर भाग जाता है। फिर हमें जियालीबी को दिखाया जाता है जिसे उसका एक सैनिक आकर बताता है कि किसी आदमी ने हमारे सारे मटेरियल को नष्ट कर दिया और लीनू को भी मार डाला। इससे जियालीबी परेशान होकर कहता है कि किसने किया होगा। वो सैनिक बताता है कि हमने उसका चेहरा नहीं देखा, उस हमलावर ने अजीब टेक्निक का इस्तेमाल किया था, साथ ही उसने सफेद आग से हमारे सारे मटेरियल को भी नष्ट कर दिया और लीनू को भी उसी फ्लेम से मारा गया था। तो याओ
को याद आता है कि जियोयान ने जब उससे लड़ाई की थी तो उस वक्त जियोयान ने भी उस पर व्हाइट फायर का इस्तेमाल किया था, इसीलिए वो अपने डेड को बताता कि वो जरूर जियोयान होगा। जियाली भी कहता कि असंभव है क्योंकि वो इतनी जल्दी कंट्रोलिंग फायर टेक्निक को नहीं सीख सकता, केवल एक रिसेप्टर ही ऐसा कर सकता है। या वो अपने डेड से कहता क्या आप भूल रहे हैं कि जियोयान के पास एक शक्तिशाली एल्केमिस्ट है। इससे जियाली भी परेशान होता है। सैनिक उन्हें कहता कि हमने ट्रांस सिटी से जो रॉ मटेरियल खरीदा उनके पैसे अभी भी बकाया है, जो 3 लाख सोने के सिक्के हैं। जियाली को कर्ज चुकाने का कोई तरीका नजर नहीं आता, इसलिए वो यहाँ से अपने बाजारों को गुप्त रूप से बेचने को कहता है। वही हम जियोयान को उसके डेड के साथ देखते हैं। जान बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जियाली भी अपने बाजारों को बेच रहा है। जान अपने बेटे को चिंतित देखकर उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। जियोयान कहता है कि ओल्ड मास्टर ने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है और मैंने उनसे वादा किया कि मैं ट्रेनिंग के लिए कुछ दिनों तक शहर छोड़ दूंगा। जान कहते हैं कि उसने तुम्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया, यह हमारे जियो परिवार के लिए बहुत सम्मान की बात है, इसीलिए तुम शहर से बाहर जा सकते हो। आगे वो ये भी बताते हैं कि हमारी जियो फैमिली सक्सेसफुल नहीं है, पर भविष्य में जियो फैमिली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगी। जियोयान मन ही मन में कहता कि मैं आपकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरूंगा और वो जाने लगता है। तभी यहाँ जूनर आ जाती है। जियोयान उसे पूछता कि तुम इतनी देर से कहाँ थी। जूनर बताती है कि मैं तुम्हें नान एकेडमी में न्यू स्टूडेंट एनरोलमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। नान एकेडमी पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे फेमस एकेडमी है, इसीलिए अगर तुम भी उसमें एडमिशन लोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जियोयान कहता कि इस बारे में बाद में बात करेंगे और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियोयान रॉ मटेरियल्स की मदद से एक पिल बनाने की कोशिश करता है और उसे बना लेता है। वो मास्टर से कहता है कि पिल को रिफाइन करना आसान नहीं होता, मुझे लग रहा है कि मेरा लेवल फिर से ऊपर जाएगा। मास्टर बताते हैं कि रिफाइन मेडिसिन के लिए क्यू और फ्लेम की रिक्वायरमेंट्स होती है और पुनरावृत्ति के साथ ये लेवल इम्प्रूवमेंट में फायदेमंद हो सकती है। जियोयान कहता है कि मुझे वो डू क्यू वापस प्राप्त करनी है जिसका मैंने यूज किया था और उसकी मदद से मैं 3 स्टार लेवल पर पहुंच सकता हूँ। याओ लाओ सोचते हैं कि मेरा इस लड़के को शिष्य के रूप में चुनना एक अच्छा विचार था, इसके पास रिसेप्टर की तरह टैलेंट है। वही हम जियाली के महल का सीन देखते हैं। जियाली भी को आकर बताता है कि हमने अपना सारा कर्जा चुका दिया और हम भाड़े से जो दुकानदार लाए थे उन्होंने भी अब शहर छोड़ दिया, मगर आज सुबह हमने जिन 2 बाजारों को बेचा वे सभी जियो परिवार के पास चले गए। इससे जियाली को बहुत गुस्सा आता है जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाता है। सभी सैनिक बहुत दुखी होते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ आज जियानान एकेडमी में न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेने आए थे। जियोयान भी जूनियर के साथ वहाँ जाता है। यू जियोयान को वहाँ देखकर खुश होती है। तभी वहाँ लुओबू नाम का आदमी जो कि जियायान एकेडमी से था वो सभी से कहता है कि अब मैं तुम सभी की टेस्टिंग करूंगा, जिसके लिए हम प्राथमिक टेस्ट को शुरू करेंगे। और वो अपने पास से एक क्रिस्टल निकालकर बताता है कि अगर तुम्हारी डोक्यू लेवल 8 पर पहुंच गई है तो एक क्रिस्टल चमकने लगेगा और तुम पास हो जाओगे। सबसे पहले जूनर उस क्रिस्टल को टच करती है जिससे वो चमकने लगता है और वो पास हो जाती है। निंग भी उसे टच करता है तो वो भी पास हो जाता है। जियोयान की जब बारी आती है तो जैसे ही उस क्रिस्टल को टच करता है तो बहुत ज्यादा चमकने लगता है जिससे लुओबू हैरान रह जाती है। जियोयान पास होने के बाद अपने सभी दोस्तों के साथ अंदर आ जाता है जहाँ जियानान एकेडमी की प्रोफेसर रुओलिन सभी नए स्टूडेंट को बताती है कि हम तुम सभी को तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे, जैसे स्तर डी को 1 स्टार डू प्रैक्टिशनर, स्टार सी को 2 स्टार डू प्रैक्टिशनर और 5 स्टार डू प्रैक्टिशनर का स्तर एस तक उच्चतम लेवल होता है। और वो जियोयान से पूछती है कि तुम्हारी हाईएस्ट लेवल क्या है। जूनर उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी पावर बहुत बढ़ गई है और तुमने पहली रैंक को पूरा पार कर लिया है जिसमें 9 लेवल थी और अब तुम डू प्रैक्टिशनर रैंक पर हो जिसमें भी 9 स्टार लेवल है, पर तुम अभी किस स्टार लेवल पर हो। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं अभी तुमसे ज्यादा मजबूत नहीं हूँ। और जूनर रुओलिन को बताती है कि मैं 6 स्टार डू प्रैक्टिशनर हूँ। रुओलिन सोचती है कि पावर बहुत ज्यादा है, वास्तव में हमें इस बार एक खजाना मिला है और उसे कहती है कि अभी प्रेजेंट के सभी नए स्टूडेंट में तुम सबसे बेस्ट हो और मुझे डर है कि तुम्हारे अलावा और किसी के पास इतनी पावर नहीं होगी। जूनर बताती है कि मैंने 6 स्टार तक पहुंचने के लिए 16 सालों तक कल्टीवेशन की, मगर जियोयान सिर्फ 1.5 साल में 2 क्यू के तीसरे लेवल से 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर बन गया है। इसलिए अब आप देख सकती हो कि हम में से कौन मजबूत है। और वो जियोयान से कहती है कि क्या मैंने तुम्हारे लेवल का सही अंदाजा लगाया। तो जियोयान शर्मा
मुस्कुराता हुआ कहता है कि अब मैं 4 स्टार 2 प्रैक्टिशनर बन गया हूँ क्योंकि कल रात मेरी पावर फिर से बढ़ गई। सभी से हैरान होते हैं। रोलिन उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये छोटा लड़का सबसे डरावना होगा। जोयान उन्हें कहता है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे स्कूल से 1 साल की छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम पूरा करना है। सभी इससे शौक हो जाते हैं। जोयान कहता है कि मेरे पास छुट्टी लेने का एक अच्छा रीजन है और अगर आप मुझे छुट्टी नहीं देगी तो मैं इस एकेडमी से अपना एडमिशन वापस ले लूंगा। रोलिन को इससे गुस्सा आता है मगर वो शांत हो जाती है और उससे कहती है कि छुट्टी देना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, पर तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। मैं तुम पर अपनी 20 टेक्निक का यूज करूंगी। अगर फिर भी तुम सुरक्षित खड़े रहे तो तुम्हारी छुट्टी मंजूर की जाएगी। जोयान कहता है कि मुझे मंजूर है। सभी इससे हैरान हो जाते हैं। यू से कहती है कि तुम सच में पागल हो। फिर अब हम देखते हैं कि जोयान और रोलिन आमने सामने खड़े होते हैं। सभी स्टूडेंट भी वहाँ उनकी लड़ाई देखने के लिए मौजूद थे। जोयान रोलिन से एक हथियार मांगता है तो उसकी तरफ एक शॉट फेंकती है जो जोयान को बहुत हल्की लगती है। उसकी हरकतें देखकर रोलिन को लगता है कि उसे तलवार चलानी नहीं आती तो जोयान उसे बहुत फास्ट तलवार से मूव करके दिखाता है। रोलिन अपने हथियार को भी बाहर निकाल लेती है जो एक मैजिकल व्हीप था। मास्टर जोयान को बताते हैं कि रो के हथियार में एक एम्बेडेड मैजिक कोर है जो उस वेपन की स्पीड को 10% तक इंक्रीज कर सकता है, इसीलिए तुम्हें ध्यान से लड़ना होगा। वहीं जूनर जियोयू से कहती है कि प्रोफेसर रोलिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या जोयान उसका सामना कर पाएगा। यू कहती है कि तुम चिंता मत करो, रोलिन सिर्फ 5 स्टार 2 ग्रैंड मास्टर है। अब वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। रो जियोयान पर वीप से हमला करती है मगर जियोयान उसके वार से बच जाता है और उस पर वाटर मिरर पावर से हमला करती है मगर जियोयान ऑक्टाडिक स्मैश पावर से उनके वार को रोक लेता है और उनसे फाइट करने लग जाता है मगर वो उस पर मिड लेवल जुआन टेक्निक की वाटर प्रिजनर पावर का यूज करती है जिससे जियोयान पानी में कैद हो जाता है। रोलिन को लगता है कि वो हार जाएगा, इसीलिए वो जियोयो को उसकी मदद करने को कहती है लेकिन तभी जियोयान सुरक्षित वाटर प्रिजन से आजाद हो जाता है। रोलिन उसे कहती है कि वास्तव में तुम बहुत अमेजिंग हो। जियोयान उन्हें कहता है कि मैं भाग्यशाली था क्योंकि आपने अपनी पूरी शक्ति का यूज नहीं किया। रोलिन बताती है कि अगर मैंने अपनी पूरी पावर लगाई होती तो मैं शायद इस एकेडमी में ज्यादा काम नहीं कर पाती और अब मैं तुम्हें छुट्टी की मंजूरी देती हूँ। और बाकी सभी स्टूडेंट को कहती है कि तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, सब सामान तैयार कर लो क्योंकि हम 7 दिन बाद यहाँ से जियानान एकेडमी के लिए रवाना होंगे। तो जियोयान उन्हें कहता है कि आप हमारी सिटी का दौरा करें और आपको वास्तव में वोटान सिटी पसंद आएगी, इसलिए आप हमारी फैमिली में यही रह सकती हो। रोलिन कहती है कि मैं तुम्हारी उदारता की सराहना करती हूँ लेकिन वोटेन सिटी में एकेडमी का एक रिसेप्शन डेस्क है। जियोयान के इतना अनुरोध करने पर रोलिन मान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे घर का दौर जरूर करना चाहूंगी क्योंकि जिस फैमिली ने तुम्हारे और जूनर जैसे अच्छे स्टूडेंट को तैयार किया हो वो फैमिली कितनी महान होगी। जियोयान इससे खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोलिन उनके राज्य का दौरा करने के लिए आ जाती है जिससे जान भी खुश होते हैं और जियोयान को बताते हैं कि जियानान एकेडमी जियामा एम्पायर के भीतर है और इनका दर्जा काफी ऊपर है, यहाँ तक कि माइटर ऑक्शन हाउस का दर्जा भी इनके काफी नीचे है। जियोयान बताता है कि आपने सही कहा, नालन का यूनलेन सेक्ट भी इस एकेडमी से डरता है और अगर 3 साल बाद मैंने नालन को लड़ाई में हरा दिया तो हमारा जियो परिवार वोटेन शहर में मजबूती से अपनी पोजीशन बना सकता है जिससे कोई धमका ना सके। जान उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ और जिस हिसाब से तुम ट्रेनिंग ले रहे हो मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तभी जियोयान को वहाँ एक अजीब आदमी दिखाई देता है जो असल में लियूशी का मास्टर था मगर वहाँ से चला जाता है। तभी जियोयान के पास जूनर आती है जो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और उसे बताती है कि आज एक बड़ा शो होने वाला है। जान को उन दोनों को इतना क्लोज देखकर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जूनर को कहते हैं कि तुम कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, मुझे जियोयान से अभी भी कुछ बात करनी है। जूनर उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जियोयान अपने डेट से पूछता है कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। जान उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे जाने से पहले तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम जूनर के बारे में कैसा महसूस करते हो। जियोयान कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ और शायद किसी दिन हम साथ रहे। तो जान उसे बताते हैं कि जूनर जैसी प्रतीत होती है वो वैसी नहीं है क्योंकि हमारे राज्य की नहीं है बल्कि उसके पिता ने उसे मेरे पास भेजा ताकि उसे अपने पारिवारिक झगड़ों से दूर रख सके, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि जूनर के कई सीक्रेट है। जियोयान कहता है कि इसमें कोई अजीब बात नहीं, इस डुक्यूई कॉन्टिनेंट में कई अजीबोगरीब लोग हैं। जान उसे बताते हैं कि जूनर एक अच्छी लड़की है पर उसकी वजह से
से तुम मुसीबत में पड़ सकते हो और मैं नहीं चाहता, इसीलिए तुम साथ नहीं रह सकते। जियोयान इससे दुखी होकर अपने कमरे में आ जाता है। तभी याओ लाओ बाहर आकर उसे बताते हैं कि तुम्हारी 4 स्टार फाउंडेशन स्टेबल है, इसीलिए तुम किसी भी वक्त 5 स्टार पर पहुंच सकते हो और अभी कुछ ऐसी स्किल्स है जिसका तुम उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन तुम जल्द ही उन स्किल्स का यूज कर पाओगे। मगर जियोयान काफी दुखी था। याओ लाओ से कहते हैं कि तुम्हारे पास शौक मनाने का ज्यादा वक्त नहीं है, 3 ईयर एग्रीमेंट जल्दी आने वाला है, हर सेकंड का तुम्हारे लिए महत्व होगा। जियोयान उनकी बात समझ जाता है। वही हम जियाली पैलेस को देखते हैं जहाँ लियू शी का मास्टर उनके पास आ गया था, इसीलिए जियाली भी उस ग्रैंड मास्टर को कहता है कि आपको अपने स्टूडेंट की मौत का बदला लेना चाहिए। उसे जियो फैमिली ने मारा है और उन्होंने मेरे पूरे परिवार को भी बर्बाद कर दिया, हम जियो परिवार को नहीं हरा सकते। ग्रैंड मास्टर उसे कहते हैं कि मैं यहाँ अपने शिष्य का बदला लेने आया था, लेकिन जैसा मैंने आज देखा कि जियानान एकेडमी जियो परिवार में विजिट कर रही थी और मैंने ये भी सुना है कि वो एकेडमी वुटेन शहर में जियो परिवार के साथ रिसेप्शन डेस्क लगाने की योजना बना रही है, जिस वजह से मैं जियो परिवार पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जियाली भी कहता कि क्या आप अपने शिष्य की मौत का बदला नहीं लेना चाहते। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि लियू शी का स्वभाव बहुत मेला था और वो दुनिया पर कलंक था, इसीलिए उसे कभी ना कभी मरना ही था और तुम्हें इस बारे में भूल जाना चाहिए। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जियाली भी को बहुत गुस्सा आता है। वहीं जियोयान जब कमरे से बाहर आता है तो उसे याफे वहाँ बैठी हुई नजर आती है। जियोयान ने उसे कहा कि तुम आज यहाँ कैसे आ गई। याफे उसे कहती है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए मैं तुमसे विदा लेने आई हूँ, क्योंकि मैंने सुना कि तुम 1 साल के लिए शहर छोड़कर जा रहे हो। जियोयान उससे उसकी चिंता करने के लिए थैंक्स कहता है। तभी वहाँ सैनिक आता है जो उसे एक अर्जेंट मैसेज देता है, जिसे जब जियोयान खोलता है तो उसमें से यीजिन की एक इयरिंग निकलती है। साथ में उसमें मूली का एक मैसेज भी होता है कि मैंने शहर के बाहर यीजिन को पकड़ लिया है। जियोयान परेशान हो जाता है तो याफे उससे पूछती है कि क्या हुआ। जियोयान बताता है कि मेरी दोस्त खतरे में है। तो याफे कहती है कि क्या हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जियोयान उसे बताता है कि उसी मेरी एक दोस्त है और उसे बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। तभी याफे को एहसास होता है कि वहाँ जूना छिपी हुई है, इसीलिए उसे बाहर आने को कहती है और बताती है कि तुम जैसा समझ रही हो मेरे और जियोयान के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ बिजनेस की वजह से दोस्त हैं। जियोयान शहर छोड़कर जा रहा है, इसीलिए तुम्हें आखिरी बार उससे विदा लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता वो वापस ना आए। जूनर वहाँ से चली जाती है। वहीं जियोयान ब्रिज से शहर के बाहर की तरफ जा रहा होता है, मगर तभी जियाली भी उस पर हमला कर देता है और कहता है कि तुमने मेरा घर बर्बाद किया, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। जियोयान उसके वार को रोक लेता है। इससे जियाली भी समझ जाता है कि वो 5 स्टार डू पेटिशनर बन चुका है, इसीलिए उसे कहता है कि तुमने अपनी लेवल को कब ब्रेक किया। जियोयान कहता है कि शायद मैंने अभी अपनी लेवल को अप किया है, इसीलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। जियाली भी कहता है कि ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता और वो स्पीड से आगे बढ़ता है, जिससे वो पुल टूटने लगता है और जियाली भी जियोयान की गर्दन पकड़कर कहता है कि तुम मेरे हाथों मरोगे। लेकिन तभी पीछे से जूनर उसे तलवार घोंपकर मार देती है। जियोयान नीचे गिरने लगता है मगर उसे पकड़ लेती है। तभी ब्रिज टूट जाता है, जिससे वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। जूनर को जियोयान के साथ बिताए कुछ लम्हे याद आते हैं। तभी जियोयान अपनी ईगल विंग्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जो उसे वहाँ खजाने से मिली थी। वो जूनर को उड़ाकर दूर लेकर जाने लगता है। जूनर उसकी फ्लाइंग कॉम्बैट स्किल देखकर खुश होती है और कहती है कि तुम्हारे पास एक रेयर फाइटिंग स्किल है। जियोयान उसे कहता है कि तुम भी कम नहीं हो, तुमने एक गुप्त टेक्निक से जियाली को मार डाला। जूनर कहती है कि मैं जल्दी में थी, इसीलिए मैंने गुप्त टेक्निक का यूज किया। फिर वो उसे ये भी बताता है कि डैड ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा क्योंकि तुम्हारे पास गुप्त स्किल है। जूनर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे रोक देती है और बताती है कि मेरे पास जो रहस्य है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो ये तुम पर डिपेंड करता है। जियोयान मुस्कुराता है और वो दोनों एक दूसरे के सर को टच करते हैं। वहीं हमें नालन को दिखाया जाता है जिसके पास ईगल एक मैसेज लेकर आता है जिसमें जियोयान के बारे में लिखा था कि वो 5 स्टार टू प्रैक्टिशनर बन गया है। गे उसे कहता है कि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम इस शादी को ना तोड़ो। तो नालन कहती है कि मैं वुटेन सिटी वापस कभी नहीं जाऊंगी और तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए। गे उसकी बात मान लेता है। नालन उसे कहती है कि मैं तुम्हें दानवांग की प्राचीन नदी में जाना होगा क्योंकि मुझे किंग डेन की सबसे अच्छी पीस चाहिए ताकि मैं तेजी से ट्रेनिंग ले सकूं। वहीं हम जियोयान को देखते हैं जो जूनर को एक जगह उतार देता है और कहता
कहता है कि तुम यहाँ से घर चली जाना, मुझे अपनी दोस्त को बचाने जाना है। तो जूनर उसे रोककर कहती है कि क्या वो तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं। जियोयान कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, वो मेरी सिर्फ एक दोस्त है। जूनर उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि मैं तो बस कंफर्म कर रही थी, और जियोयान वहाँ से निकल जाता है। जूनर उसे जाते हुए देख रही थी और वो कहती है कि मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी। वही हमें मैजिक बीस्ट माउंटेन में मूली को दिखाया जाता है जिसने इजिन को पकड़ रखा था, और उसे उसका एक साथी बताता है कि हमें खबर मिली है कि जियोयान शहर से बाहर इजिन को बचाने आ रहा है। मूली कहता है कि अगर जियोयान नान एकेडमी के एरिया से बाहर है तो मैं उससे आसानी से बाकी खजाने की चाबी हासिल कर सकता हूँ, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जियोयान तुम्हें यहाँ बचाने आ रहा है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के भीतर गहरी पहाड़ियों में एक खजाना मौजूद है जिसे पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल कहते हैं, जो किसी की भी लड़ने की ताकत को अस्थायी रूप से बढ़ा सकता है। इसीलिए कई कल्टीवेटर्स ने उसे पाने के लिए पहाड़ों में जाने के जोखिम उठाए, मगर उनकी सारी कोशिशें बेकार रही और वो सभी मारे गए। फिर हमें जियोयान को दिखाया जाता है जो एक अर्थ रॉक बीस्ट से बचकर भाग रहा होता है, क्योंकि वो रैंक 3 का बीस्ट था, इसीलिए उसे नहीं लड़ सकता था। रॉकेब उसके सामने आ जाता है, मगर जियोयान उसे चकमा देकर वहाँ छिप जाता है और अपने मास्टर को मदद के लिए आवाज लगाता है और ने कहता है कि मुझे उसे लड़ने के लिए मेडिसिन पिल की जरूरत है। मास्टर उसे कहते हैं कि तुम पिल के भरोसे नहीं रह सकते, मैजिक बीस्ट माउंटेन जड़ी बूटियों से भरा हुआ है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए हर बार रिफाइनिंग पिल्स को अपने पास रखूं? जियोयान कहता है कि आप बस मेरे सवाल का जवाब दो, यहाँ की हर एक चीज मुझे मार सकती है, इसलिए क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? याओलाओ बताते हैं कि आप बाहरी क्षेत्रों के सभी राक्षस ताकतवर नहीं है, और अगर तुम इन मॉन्स्टर के साथ फाइट करोगे तो तुम्हारी पावर बढ़ेगी और तुम्हें दुश्मनों से लड़ने में मदद मिलेगी, जिस वजह से तुम्हें इन रैंक 3 के अर्थ रोकेब से लड़ना होगा। तभी वो रोकेब वापस से उसके पीछे पड़ जाता है। जियोयान भागने लगता है तो मास्टर से कहते हैं कि तुम डरे हुए क्यों हो? क्या तुमने एक डू मास्टर के बराबर पावर वाले 3rd लेवल के मॉन्स्टर से लड़ने की हिम्मत नहीं है? तुम लड़ने के लिए अपनी फ्लेम स्प्लिटिंग ट्रिक का यूज कर सकते हो। मगर जियोयान नहीं रुकता तो मास्टर एक मेडिसिन बोतल को नीचे गिरा देते हैं, जिसे जियोयान ले लेता है। तभी वहाँ वो रोकेब भी आ जाता है। जियोयान को अब गुस्सा आ जाता है और उस मॉन्स्टर के पिछवाड़े पर हमला करता है, मगर उसे कुछ नहीं होता और वो एब जोर से चिल्लाता है और जियान को पकड़कर मारने लगता है। तभी वहाँ से एक लेडी गुजरती है जिसका नाम यूनियन होता है, जो एमेथिस्ट विंग्ड लोएन किंग के साथ फाइट कर रही थी, जो रैंक 6 पर था। इसीलिए वहाँ एक पावरफुल और निकलता है, जिसकी वजह से वो रॉक मॉन्स्टर जियोयान को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ एक तेज तूफान आता है जिससे जियोयान पत्थरों में दब जाता है। याओलाओ सोचते हैं कि आखिर ये लेडी कौन होगी जो विंग्ड लायन किंग के साथ लड़ने की हिम्मत कर रही है। जियोयान पत्थरों से बाहर निकलकर कहता है कि अगर वो लेडी 6 रैंक मॉन्स्टर से लड़ रही है तो डू हुआंग लेवल के आसपास होगी। जियोयान इससे बहुत उदास फील करता है कि वो सभी से बहुत कमजोर है। मास्टर उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि डू क्यू कॉन्टिनेंट बहुत विशाल है, इसलिए यहाँ ऐसे भी कई लोग होंगे जो डू हुआंग लेवल से भी आगे निकल गए होंगे, और जब तुम हाई लेवल पर पहुंचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि वाकई दुनिया बहुत कमाल की है। जियोयान जोश के साथ मास्टर से कहता है कि भले ही मैं उस लेडी की पावर से थोड़ा परेशान हुआ हूँ, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, क्योंकि अभी भी मेरे पास मजबूत होने के लिए अपनी एक मंजिल है। वही विंग्ड लायन किंग यूनियन से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए जो तुमने एक राजा की नींद खराब की? यूनियन कहती है कि मेरा कोई मेलिशियस इंटेंस नहीं था, मैं बस तुम्हारा पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल उधार लेना चाहती हूँ। तो विंग्ड लायन किंग खूब हंसता हुआ कहता है कि मुझे अपनी बॉडी से क्रिस्टल का एक टुकड़ा गिराने में 20 साल लग जाते हैं, और तुम कह रही हो कि तुम्हें उधार चाहिए। यूनियन उसे कहती है कि मैं तुम्हें इसकी कीमत चुका सकती हूँ, इसीलिए हम इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। विंग्ड लायन किंग कहता है कि मैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में पहुंच गया हूँ, यदि तुम मुझे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल दिला सकती हो तो हम ये सौदा कर सकते हैं। मगर यूनियन उसे कुछ नहीं कहती, तो वो समझ जाता है कि उसे पिल नहीं दिलवा सकती, इसीलिए उसे कहता है कि तुम डू हुआंग स्तर पर हो, इसीलिए हमारी लड़ाई बहुत इनएविटेबल होगी, पर मैं तुम्हें इस मैजिकल बीस्ट माउंटेन से जिंदा लौटकर नहीं जाने दूंगा। वहीं जियोयान भी पहाड़ों के ऊपर उन दोनों की लड़ाई देखने आ जाता है। मास्टर जियोयान को बताते हैं कि विंग्ड लायन किंग में विकसित चेतना है, यानी कि उसकी बुद्धि और ज्ञान इंसानों के बराबर है, इसीलिए तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा अवसर है दो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर के बीच लड़ाई देखने का। साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि विंग्ड लायन किंग उस लेडी को यहाँ से भागने नहीं
देगा क्योंकि वो हाई लेवल कल्टीवेटर्स को खाकर अपने स्तर को तेजी से बढ़ा सकता है। तभी यूनियन और विंग्ड लोयन किंग में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों की लड़ाई इतनी भयानक थी कि आसपास की सभी चीजें हिल रही थी। जियोयान मास्टर से पूछता है कि इनकी लड़ाई से जो पर्पल फ्लेम निकल रही है क्या उसे पावर सोर्स में बदला जा सकता है। मास्टर उसे बताते हैं कि वो पर्पल फ्लेम बिस्ट की बॉडी से पैदा होती है। स्वर्गीय फ्लेम की तुलना में बिस्ट फ्लेम्स को वश में करना कठिन होता है। जियोयान उनकी बात समझ जाता है। मास्टर उसे ये भी बताते हैं कि इस माउंटेन में बाकी के जो बीस्ट हैं वो कम से कम 3 लेवल के बीस्ट हैं जिन्होंने भी कुछ मात्रा में इंटेलिजेंस को विकसित कर लिया है, पर विंग्ड लायन किंग उन्हें अपने पैरों तले कंट्रोल करके रखता है और उसे रैंक 5 का जानवर दिखाकर कहते हैं कि इनकी तुलना डुवांग कल्टीवेटर से की जा सकती है और ये बीस्ट अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो इस लड़ाई में इंटरफेयर करेंगे तो ये विंग्ड लोयन किंग का अपमान होगा। जियोयान को समझ आता है कि विंग्ड लोयन एक किंग है जिसके सामने कोई आने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि उस अकेले में ही एक पूरी सेना को नष्ट करने की काबिलियत है। वहीं यूनियन विंग्ड लायन किंग पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करती है तो वो भी उस पर अपनी फायर से पलटवार करता है, मगर यूनियन अपनी विंड फोर्स फील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करती है तो अपने क्लो से उस शील्ड से उसे तोड़ देता है। यूनियन उसे कहती है कि अगर तुम मुझे वो पर्पल क्रिस्टल दे दोगे तो मैं तुम्हें कभी तक नहीं करूंगी। गुस्से में विंग्ड लायन किंग अपनी सीलिंग टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देखकर मास्टर जियोयान से कहते हैं कि वो लेडी इस पावर का सामना नहीं कर पाएगी और वो अभी गंभीर संकट में है। विंग्ड लायन किंग अपनी क्रिस्टल सील को यूनियन की तरफ छोड़ता है। यूनियन उससे बचने की कोशिश करती है पर वो कमजोर हो जाती है। तभी मौका देकर विंग्ड लायन किंग उस पर क्लो से हमला करने जाता है पर वो अपनी एक्सट्रीम विंड मेटियोर स्ट्राइक पावर से उस पर जोरदार हमला करती है जिससे उसके सर पर लगा हुआ क्रिस्टल टूट जाता है, मगर इसे गुस्सा होकर विंग्ड लायन किंग उसे अपने पंजे से इंसर्ट कर देता है। यूनियन अपनी टेलीपोर्टेशन पावर से वहां से गायब हो जाती है। विंग्ड लायन किंग सभी जानवरों से कहता है कि उस लेडी को कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास लाओ। जियोयान भी डरकर वहां से निकल जाता है। वहीं फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोयान एक पहाड़ी के किनारे पर होता है जहाँ मास्टर से कहता है कि उस लेडी का आखिरी वार बहुत इंटेंस था, मगर विंग्ड लायन किंग ने उसे वक्त रहते चकमा दे दिया वरना आसानी से मारा जाता। मास्टर उसे बताते हैं कि विंग्ड लायन किंग के पास बैंगनी क्रिस्टल के अलावा भी एक और दुर्लभ और कीमती चीज है। जब भी लोयन किंग अपनी कोई संतान को पैदा करता है तो उसके साथ एक बहुत ही रेयर खजाना आता है जो लोयन बर्थ एसेंस होता है, जिसे लोयन बर्थ एसेंस कहते हैं और अगर हम उसे पाले तो हम बहुत भाग्यशाली होंगे। तभी जियोयान को वहाँ पानी के किनारे यूनियन बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है जो बहुत घायल थी। जियोयान सोचता है कि अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो सभी मॉन्स्टर्स इसे लेने के लिए मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो ये मारी जाएगी। तभी उसे एक मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए उसे उठाकर गुफा के अंदर ले आता है। जियोयान कुछ मेडिसिन को बाहर निकालता है ताकि उसे उसकी चेस्ट पर लगा सके, मगर तभी यूनियन जाग जाती है जिससे जियोयान डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे गलत समझेगी। इसीलिए उसे कहता है कि मैं बस तुम्हारे गाँव का इलाज करना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें खुद दवाई लगाने जा रहा था, मगर जब अब तुम खुद जाग गई हो तो तुम इसे लगा सकती हो और वो दवाई को वहीं रखकर दूर चला जाता है। जियोयान सोचता है कि वो लड़की बहुत पावरफुल है, अगर वो मुझे एक थप्पड़ भी मार देती तो मेरी जान चली जाती। यूनियन मेडिसिन को लेने की कोशिश करती है मगर वो विंग्ड लोयन किंग की सीलिंग टेक्निक की वजह से बहुत घायल हो गई थी, इसीलिए वो जियोयान को कहती है कि दवाई लगाने में मेरी मदद करो। जियोयान इससे शर्माता है और उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी बॉडी को देखा तो तुम मुझे नहीं मारोगी। यूनियन कहती है कि मैं इतनी बेकाबू भी नहीं हूँ, तो जियोयान उसके पास आ जाता है। वो देखता है कि उसके कपड़े काफी टाइट और ठोस है, इसीलिए वो सोचता है कि अगर इसके कपड़े इतने ठोस नहीं होते तो विंग्ड लायन का हमला इसकी बॉडी को चीर सकता था। जियोयान उसे कहता है कि घाव तुम्हारे चेस्ट आर्मर के नीचे चला गया है, इसीलिए मुझे ब्लीडिंग को रोकने के लिए तुम्हारे कपड़ों को निकालना होगा। यूनियन को और कोई तरीका नजर नहीं आता, इसीलिए वो उसे ऐसा करने की परमिशन दे देती है। जियोयान उसे उठाता है और उसके कपड़ों और आर्मर को निकाल देता है और उसे नॉर्मल कपड़े पहना देता है। फिर वो पिल की मदद से उसके घाव को साफ करता है। यूनियन को काफी दर्द होता है क्योंकि उसकी क्यू एनर्जी काफी कम हो चुकी थी। जियोयान उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी दवाई लगा दी है पर तुम्हें अपनी आंतरिक चोटों को खुद से ठीक करना होगा। यूनियन उसे थैंक्स कहती है। वही हम विंग्ड लायन को देखते हैं जो आइस बीस्ट के पास आता है और उन्हें कहता है कि अगर तुमने जल्दी उस लड़की को नहीं खोजा तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि मैं अपनी लेवल को बढ़ाने का
का इतना अच्छा मौका गवा नहीं सकती और वो हंसने लगता है। अगले दिन हम जियोयान को देखते हैं जिसे मास्टर कहते हैं कि इस समय उस लड़की की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल काम है। जियोयान कहता है कि अभी उसे मेरी जरूरत है, तो मास्टर उसे कहते हैं कि वो लड़की अभी कमजोर स्थिति में है, इसीलिए तुम्हें उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर वो तुम्हारे प्यार में पड़ गई तो तुम्हारी एक पर्सनल बॉडीगार्ड होगी जो डुहुआंग लेवल पर है, जिसका मतलब यह है कि तुम एक सुरक्षित यात्रा कर सकते हो। जियोयान मास्टर से कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, आपके विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वैसे भी अगर मैंने उस लड़की के बारे में कुछ गलत सोचा तो सबसे पहले मुझे मार देगी। जियोयान जब वापस गुफा में जाता है तो वो देखता है कि यूनियन की हालत में अब सुधार है, इसीलिए उससे पूछता है कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। यूनियन कहती है कि 2 दिन आराम करने के बाद मेरी चोटें अब ज्यादा गंभीर नहीं है, मगर विंग्ड लायन किंग ने मेरे ऊपर जो सील लगाई उसे हटने में कुछ दिन और लगेंगे। जियोयान उसे कहता है कि तुम कुछ दिन और इस गुफा में छिपी रह सकती हो, वो मॉन्स्टर्स तुम्हें इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे। यूनियन उसे कहती है कि क्या तुम बहादुर नहीं हो, तुम सिर्फ डू पेटिशनर हो, लेकिन फिर भी तुम इतनी दूर यहाँ बिस्ट माउंटेन में आ गए। जियोयान कहता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया था, और उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। यूनियन उसे अपना असली नाम नहीं बताती और कहती है कि मेरा नाम यूनजी है। जियोयान उसे अपना नाम बताने लगता है, मगर अंदर से मास्टर से कहते हैं कि इस लड़की पर भरोसा मत करो, तो जियोयान भी उसे अपना असली नाम नहीं बताता और कहता है कि मेरा नाम याओयान है। अब वो खाने के लिए मछली बनाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी सील हटने के बाद क्या तुम वापस विंग्ड लायन पर हमला करोगी। यूनियन कहती है कि मुझे वो पर्पल क्रिस्टल हासिल करना है। जियोयान कहता है कि क्या तुम उसे इसीलिए हासिल करना चाहती हो ताकि तुम अपने लेवल को तेजी से बढ़ा सको। यूनियन कहती है कि लोग इसे अपने लेवल बढ़ाने के लिए यूज करते होंगे, पर मेरे लिए उसका इससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट यूज है। ताकत के मामले में मेरी और विंग्ड लायन की पावर बराबर ही है, पर मुझे पता नहीं था कि उसने सीलिंग टेक्निक में महारत हासिल कर ली होगी। पर मैं अपनी अगली लड़ाई में एक्सट्रीम विंड मीटियोर स्ट्राइक पावर से अपनी जीत को सुनिश्चित करूंगी। जियोयान कहता है कि वास्तव में तुम्हारी वो तकनीक बहुत मजबूत है, पर मैं भी इस लड़ाई में तुम्हारी मदद करूंगा। यूनियन कहती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे। जियोयान कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं। यूनियन इससे इमोशनल हो जाती है। वही हम उन आइस बीस्ट को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां यूनियन गिरी थी, और उन्हें उसकी स्मेल से पता चल जाता है कि वो यहाँ आसपास है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि उन आइस बीस्ट की आवाज जियोयान को भी सुनाई दे जाती है। जियोयान को कुछ समझ नहीं आता और वो यूनियन से कहता है कि उन्होंने हमें कैसे ढूंढा, जबकि मैं तुम्हारी खुशबू को कब से मास्किंग पाउडर से कवर करता आ रहा हूँ। बीस्ट हमें कभी भी नहीं ढूंढ सकते थे। यूनियन उसे बताती है कि आज मैं नहाने के लिए बाहर चली गई थी। जियोयान उसे कहता है कि तुम यहीं रहना और मैं बाहर जाकर उन्हें निपटा कर आता हूँ। यूनियन उसे कहती है कि तुम अपनी पावर के साथ उनसे नहीं लड़ सकते, इसीलिए मैं खुद ही बाहर जाऊंगी। जियोयान उसे कहता है कि मुझ पर एक एहसान करो, यहीं रहो, यदि तुम बाहर गई तो और ज्यादा मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे और हम दोनों मारे जाएंगे। यह कहकर वो बाहर चला जाता है। यूनियन सोचती है कि उसकी पावर कम है, फिर भी वो इतना अग्रेसिव और रूड है, मगर उससे जियोयान की फिक्र होती है। वहीं बाहर वो आइस बीस्ट मौजूद था, इसलिए जियोयान उससे लड़ने को तैयार हो जाता है, मगर वो दूसरा आइस बीस्ट जियोयान पर पीछे से हमला करने के लिए तैयार खड़ा था और उस पर हमला करने के लिए छलांग लगाता है, मगर जियोयान किसी तरह उन आइस बीस्ट को खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जियोयान उन बीस्ट को मारकर घायल हालत में अंदर आता है। यूनियन जियोयान को जिंदा देखकर खुश होती है। जियोयान उसे कहता है कि अब दोबारा बाहर मत जाना। ये कहते ही वो उसके बाहों में बेहोश हो जाती है। जियोयान की जब आंख खुलती है तो उसे मेडिसिन पिला रही होती है। जियोयान उसे कहता है कि तुम मुझे मौत के घाट उतारने वाली थी, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। यूनियन उससे पूछती है कि क्या अब तुम ठीक हो। जियोयान उसे कहता है कि मेरी चोट ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ रैंक 2 के बीस्ट थे। अगर वो रैंक 3 या उससे ज्यादा के बीस्ट होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। यूनियन उससे माफी मांगती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। जियोयान कहता है कि इस बारे में भूल जाओ, मैंने भी तुम्हें पहले इस बारे में नहीं बताया। तभी जियोयान का पेट भूख की वजह से आवाज करने लगता है, तो जियोयान मछली पकाने जाने लगता है। यूनियन उसे कहती है कि तुम आराम करो और अब ये वक्त मेरा तुम्हारी देखभाल करने का है, और वो मछली को ग्रिल करने लगती है। तो जियोयान उससे पूछता है कि क्या तुम मछली पकाना जानती हो। यूनियन कहती है कि मैंने पहले कभी मछली नहीं पकाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जियोयान मेडिटेशन करने लग जाता है। यूनियन मछली को पका लेती है, पर अब उसे उसमें मसाले डालने थे, मगर वहाँ बॉस
बहुत मसाले थे, इसीलिए वो रेड बोतल वाले पाउडर का यूज करती है और उन गिल्ड फिश को जियोयान के पास ले आती है। जियोयान कहता है कि मछलियाँ तो जल चुकी है, क्या तुम इस तरह मछली पकाती हो? यूनियन कहती है कि मैंने पहली बार खाना पकाया, भले ही तुम्हें अच्छा ना लगे फिर भी तुम्हें इसे खाना होगा। तो जियोयान को ना चाहते हुए भी वो मछली खानी पड़ती है। यूनियन भी वो मछली खाने लगती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। वो जियोयान से कहती है कि मैं बहुत अजीब महसूस कर रही हूँ। तो जियोयान उसे कहता है कि तुमने मछली में कैसे मसाले का यूज किया था। तो उसे वो रेड बोतल दिखाती है और कहती है कि क्या ये मसाला खराब है। जियोयान कहता है कि मुझे इस बोतल को नहीं उठाना चाहिए था, मास्टर ने मेरे साथ मजाक किया। और वो यूनियन को बताता है कि मैंने मसाला गलती से बनाया और ये एक तरह का लव पोशन है। यूनियन को इससे उस पर गुस्सा आता है और उसे कहती है कि तुम इतनी कम उम्र में ऐसे काम कर रहे हो और इन्हें बनाना सिखाने वाला मास्टर भी बेशरम होगा। याओ लाओ हंसने लगते हैं। तो जियोयान उन्हें शांत रहने को कहता है। यूनियन कहती है कि मैं अब और इस गुफा में नहीं रह सकती, मुझे बाहर जाना होगा। तो जियोयान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है, जिससे उसके ऊपर गिर जाती है। जियोयान उसे कहता है कि तुम बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर ऐसे भी मंकी बीस्ट हैं जो इंसानी औरतों में दिलचस्पी रखते हैं। यूनियन उस सीरम की वजह से जियोयान की तरफ अट्रैक्ट होती है और उसे किस करने लग जाती है। जियोयान भी उसे किस करने लग जाता है। यूनियन जब थोड़े होश में आती है तो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ क्या कर रहे हो, मगर वो खुद भी उस लव पोशन की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इसीलिए उसे कहती है कि अगर मैंने अपनी वर्जिनिटी खो दी तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी। जियोयान अपने मास्टर को कहता है कि मैं इस पोशन के असर को कैसे दूर करूं। याओ लाओ हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास एक उत्तम अवसर है, इसलिए मेरा मानना है कि इस लड़की को अपना बना लो, क्योंकि इसका जियामा साम्राज्य में एक बहुत ऊंचा दर्जा होगा। जियोयान कहता है कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, यूनियन उस तरह की लेडी नहीं है और उसे पत्थरों पर सुला देता है। मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें लव पोशन के असर को खत्म करने के लिए अपनी डूक्यू एनर्जी को अपनी उंगलियों पर इकट्ठा करना होगा और उसकी पूरी बॉडी की उससे मसाज करनी होगी। जियोयान ऐसा ही करने लगता है, मगर वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो खुद को नहीं रोक पाता, इसीलिए उसे किस करने लगता है। मगर तभी यूनियन का हाथ हिलने लगता है, इसीलिए वो खुद को चाटा मारकर वहाँ से बाहर आ जाता है और पानी में छलांग लगाकर मेडिटेशन करने लगता है। यूनियन की भी अब आँख खुल जाती है। वहीं उन आइस बीच के बाकी साथियों को भी यूनियन की लोकेशन का पता चल गया था, इसीलिए वो सभी वहाँ जाते हैं और अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए गुफा में जाने लगते हैं। मगर तभी यूनियन के हमले से वो सभी दूर गिर जाते हैं। जियोयान भी बाहर आ जाता है। यूनियन उस पर अपनी तलवार पॉइंट कर देती है और उसे कहती है क्या जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसे राजी रखना, जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। जियोयान उसे कहता है कि सबने हमेशा प्राइवेट ही रहते हैं। तभी वहाँ ऊपर से विंग्ड लायन गुजरता है, इसीलिए यूनियन उससे फाइट करने के लिए चली जाती है। जियोयान उसे कहता है कि तुम्हारी सील अभी नहीं टूटी है, लेकिन वो नहीं सुनती। जियोयान भी अब उन आइस बीच से बचकर वहाँ से भागने लगता है और वो भागता हुआ एक खतरनाक गुफा के पास पहुँचता है जो विंग्ड लायन की गुफा थी। जियोयान अपने मास्टर को कहता है कि यूनियन विंग्ड लायन से लड़ रही है और हम इस बात का फायदा उठाकर उसकी गुफा से वो लायन बर्थ एसेंस हासिल कर सकते हैं। और अब जियान वहाँ मौजूद बिस्ट से छिपते हुए गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। मास्टर उसे कहते हैं कि तुम मुझे ईमानदारी से बताओ कि तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो। क्या तुम यूनियन के लिए उस पर्पल क्रिस्टल को चुराना चाहते हो ताकि वो लेवल अप कर सके? मगर जियोयान कोई जवाब नहीं देता। तो मास्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। जियोयान उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है। जियोयान के पास एक क्रिस्टल होता है और वो कहता है कि हमारी चाल काम कर गई और वो पुरानी बातें सोचता है जब उसने यूनियन को कहा था कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो यूनियन ने उसे एक क्रिस्टल लोकेटर दिया था और कहा था कि जब मैं विंग्ड लायन का ध्यान भटकाऊंगी तो तुम इस लोकेटर की मदद से उस पर्पल स्पीड क्रिस्टल को ढूंढ सकते हो, क्योंकि जब तुम उस क्रिस्टल के पास जाओगे तो ये चमक उठेगा। और अब वो क्रिस्टल चमक रहा था। जियोयान गुफा के बिल्कुल अंदर पहुंच जाता है, मगर वो देखता है कि विंग्ड टाइग्रेस वहाँ सो रही है और उसे वहाँ एक चमकता हुआ गोला दिखाई देता है। इसीलिए वो मास्टर से कहता है कि क्या है पर्पल स्पीड क्रिस्टल है। मास्टर उसे बताते हैं कि लोइन बर्थ एसेंस होना चाहिए। इस बर्थ एसेंस में नीत ऊर्जा बहुत प्रभावशाली होती है। अगर कोई रैंक 4 वाला बिस्ट इस सार को निगलता है तो बिस्ट तुरंत लेवल 5 पर पहुंच सकता है। जियोयान कहता है कि कमाल का है और उस टाइग्रेस को बाहर भगाने के लिए उसकी तरफ एक पर्पल स्मोकिंग फ्रूट फेंकता है, क्योंकि वो लेवल 3 बिस्ट होने की वजह से उसे हरा नहीं सकता था। इसीलिए ऊपर
ऊपर दीवार से चिपक कर छिप जाता है। मास्टर कहते हैं कि क्या तुमने इसमें जहर मिलाया? तभी वो टाइग्रेस उस फल से आकर्षित होकर उसे खा लेती है। मास्टर जियोयान को बताते हैं कि अगर तुमने इसे जहर दिया होगा तो इसका उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इनमें पोषण के प्रति एक गुड रेजिस्टेंस होता है। तभी उस टाइग्रेस को कुछ होने की वजह से वो वहाँ से बाहर भाग जाती है। जियोयान मास्टर को कहता है कि मैंने उसमें जहर नहीं बल्कि एक रोचक फॉर्मूला मिलाया था। और अब जियोयान उस एसेंस को हासिल करने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाकर उस गोले को पकड़ लेता है, मगर उसे दर्द होने की वजह से वो दूर गिर जाता है। मास्टर बताते हैं कि इसमें पाशिक बल है, इसीलिए तुम इसे हासिल नहीं कर सकते, पर तुम इसे खोलने का प्रयास कर सकते हो। जियोयान उस लोकेटर को बाहर निकालता है और उसे वहाँ एक जेम के अंदर वो पर्पल स्पीड क्रिस्टल मिल जाता है, जिससे वो खुश होता है। फिर वो उस क्रिस्टल से उस गोले पर हमला करके उसमें से एसेंस निकालने लगता है। तो जियोयान उन्हें जेट बोटल्स में भर लेता है, मगर उस एसेंस की कुछ बूंदें नीचे गिर गई थी। तभी वहाँ वो टाइग्रेस भी आने लगती है। जियोयान उस नीचे पड़े एसेंस को चाट कर खा लेता है। मास्टर उसे मना करते हुए कहते हैं कि इस एसेंस को तुम्हारा शरीर सहन नहीं कर पाएगा। जियोयान कहता है कि मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता था, और अब वो वहाँ से बाहर भागने लगता है। तभी टाइग्रेस उस पर हमला करती है, मगर उसके वहाँ से बच जाता है। जियोयान उससे बचकर वहाँ से भागने लगता है। मास्टर उसे कहते हैं कि तुम भाग क्यों रहे हो? जियोयान कहता है कि वो लेवल 3 का बीस्ट है, इसलिए मैं उसे पीटना नहीं चाहता, मगर वो बीस्ट वापस उसका पीछा करती है। तभी जियोयान पर उस एसेंस का असर होने लगता है, जिससे उस बीस्ट के हमले से उसकी स्पीड बूस्ट हो जाती है। जियोयान को एसेंस की वजह से दर्द होने लगता है और उसका दिल जोर से धड़कने लग जाता है। वो टाइग्रेस जियोयान पर हमला करने आने लगती है, लेकिन जियोयान भी उस पर हमला करता है, जिससे वो दोनों दूर गिर जाते हैं। जियोयान खुद को संभाल नहीं पा रहा था, तभी वो टाइग्रेस के हमले से बाहर आकर गिरता है। जियोयान को लगता है कि उसका अंत निकट आ गया है। वहीं यूनियन अभी भी टाइगर किंग से लड़ रही होती है, मगर वो अभी इतनी ताकतवर नहीं थी, इसीलिए जिस वजह से वो अपनी विंग्ड स्ट्राइक पावर से उस पर हमला नहीं कर पा रही थी। और लायन किंग उसे मारने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। जियोयान यूनियन को बचाने के लिए वापस खड़ा हो जाता है। उसे उसके साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगते हैं, और अब वो उस एसेंस की बोतल को अपने हाथ में फोड़ लेता है, जिससे उसकी पावर और बढ़ने लगती है। बेस्ट उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यूनियन भी उसे देख लेती है। जियोयान अपनी फ्लेम स्प्लिटिंग पावर का यूज करके टाइगर किंग की तरफ एक हमला करता है, जिससे यूनियन भी आगे से हट जाती है, जिससे हमला सीधा टाइगर किंग को जाकर लगता है। यूनियन की भी जान बच जाती है, मगर जियोयान कमजोर होकर नीचे गिरने लगता है। यूनियन उसे पकड़ लेती है और उसे इस हालत में देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। सभी बीस्ट उन पर हमला करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन यूनियन एक्सट्रीम विंड पावर से उन पर हमला करने को तैयार होती है, मगर ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियोयान की जब आँख खुलती है तो पानी के किनारे लेटा होता है। जियोयान को लगता है कि यूनियन चली गई है। वहीं हम ऊपर पहाड़ पर यूनियन को देखते हैं, जो जियोयान को देख रही थी। वो जियोयान को थैंक्स कहती है, क्योंकि अब उसे पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल मिल चुका था। वो कहती है कि जियोयान, जिसे तुम दोस्त कहते हो, उसका मेरी दुनिया में काफी अलग मतलब है, और तुम्हारी वजह से मैं इतने सालों के बाद किसी के लिए फीलिंग्स को महसूस कर पाई हूँ, और हम दोबारा वापस जरूर मिलेंगे। ये कहकर वहाँ से उड़ जाती है। जियोयान को भी उसके आसपास होने का एहसास होता है, मगर उसे लगता है कि उसका भ्रम होगा। मास्टर जियोयान को बताते हैं कि तुम 9 स्टार डू प्रैक्टिशनर बन गए हो, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको एपिसोड कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।